विहान द ऑलराउंड मास्टर। अध्याय 717171 डार्क बैटल। 71 अध्याय 71 डार्क बैटल। 71 अध्याय 71 डार्क बैटल। इस बीच सूनी लगभग इतनी शर्मिंदा थी कि वह दीवार से टकरा गई। उसका पहला चुंबन ऐसे नीच व्यक्ति द्वारा इतनी बेशर्मी से चुरा लिया गया था। जिस बात से उसे सबसे अधिक नफरत थी वह ये थी कि उस समय उसका सिर घूम रहा था और उसके पास प्रतिक्रिया करने या मना करने के लिए एक सेकंड भी नहीं था। उस क्षण उसकी सुंदर चमकदार आंखों वाला चेहरा रक्तवाहिकाओं से लगभग फट रहा था। ये किसी पुरुष के साथ उसका पहला संपर्क था और वह भी इस तरह के पुरुष के साथ। ये तो सचमुच पागल कर देने वाली बात थी। जितना अधिक सुन्नी इसके बारे में सोचती उतना ही अधिक वह क्रोधित होती जाती तथा उतना ही अधिक वह स्वयं से घृणा करने लगती कि उसने उसे छूने का सुझाव दिया था। अब देखिए क्या हुआ था। उसका पहला चुंबन छीन लिया गया था और वह एक सूअर की तरह उदासीन दिखाई दे रहा था, जो उबलते पानी से नहीं डरता, ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। और उसका क्या? उसके पास जो एकमात्र मूल्यवान वस्तु थी वह भी उसने छीन ली। अगर उसके सहकर्मियों को इस बारे में पता चल गया तो ये कितना बड़ा मजाक बन जाएगा। चोर को पकड़ने के बजाय उसे एक चोर ने छेड़ा था। यहां तक कि स्टेशन पर सफाई करने वाली महिला भी शायद उस पर हंसेगी। सूनी कोई बुद्धिहीन बड़ी छाती वाली महिला नहीं थी। इसके विपरीत वह बहुत चतुर और तर्कसंगत थी, यद्यपि थोड़ी गर्म स्वभाव वाली थी। एक पुलिस अधिकारी के रूप में, विशेषकर एक महिला पुलिस अधिकारी के रूप में, यदि आप अपना गुस्सा नहीं दिखाएंगी तो कोई आपसे कैसे डरेगा। परिणामस्वरूप समय के साथ साथ उसका उग्र स्वभाव और अधिक तीव्र होता गया, बिल्कुल हांगकांग और ताइवान की फिल्मों में दिखाए जाने वाले पुलिस अधिकारियों की तरह, जो लगभग हमेशा हिंसा का सहारा लेते हैं जब तक कि बेशक आप एक बड़े अपराधी न हो। आधा घंटा बीत गया। पुलिस स्टेशन के पिछले दरवाजे पर एक जीप खड़ी थी। विहान को वाहन पर ले जाया गया और जैसे ही वह उसमें चढ़ा उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें स्पष्ट रूप से गलती से गिरफ्तार किया गया था और तथ्यों का खुलासा होने से पहले ही उन्होंने लोगों को बेतरतीब ढंग से गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, जिसका स्पष्ट रूप से कोई मतलब नहीं था। इस समय हॉन वेन पिछले दरवाजे से आया और विहान को दो पुलिस अधिकारियों द्वारा पकड़े हुए देखकर उसके चेहरे पर गर्व भरी हंसी आ गई। वह विहान के पास गया बिना किसी परवाह के और मुस्कुराया, बच्चे कैसा लग रहा है। विहान ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई बेवकूफ हो, उदासीनता से अपने कंधे उचकाए और कहा, बहुत बुरा नहीं है। बस जिस तरह से तुम मुझे अब ले जा रहे हो, जल्द ही तुम्हें मुझसे बाहर जाने के लिए विनती करनी पड़ेगी। हाँ, आपसे विनती है कि मुझे बाहर जाने दें। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आप इतने महत्वपूर्ण हैं? मैं तुम्हें बता दूं, बच्चे, अब जब तुम अंदर आ गए हो तो बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत। आप कोशिश कर सकते हैं, विहान ने सिर हिलाते हुए और कड़वी मुस्कान के साथ कहा। आधुनिक बुद्धिमत्ता इतनी निम्न स्तर पर क्यों है? उसे ले जाओ, हॉन वेन ने आदेशात्मक स्वर में चिल्लाकर कहा। पुलिस अधिकारियों ने बिना किसी प्रतिरोध के विहान को कार में धकेल दिया। वह चाहे किसी भी रास्ते से अंदर आए, वह उनसे जाने देने के लिए विनती करने ही वाला था। आधे घंटे बाद पुलिस जीप की अजीब चीखों के साथ विहान को झोंगहाई शहर के लोट्स उपनगर में एक हिरासत केंद्र में लाया गया। ये हिरासत केंद्र झोंगहाई शहर के लोट्स जिले में एक बहुत ही अच्छा स्थान माना जाता था। यद्यपि इसकी तुलना प्रमुख जेलों से नहीं की जा सकती, लेकिन अंदर की सुविधाएं और हिरासत में लिए गए अपराधी सामान्य गुंडे नहीं थे। पूरे रास्ते बिना एक शब्द कहे विहान को अंदर ले जाया गया, जब तक कि पुलिस ने अंततः कई भारी दरवाजे नहीं खोल दिए और एक झटके के साथ उसे अंदर धकेल दिया, उसका हुड हटा दिया और उसकी निगाहें अंधेरे में डूब गईं। कमरा बड़ा था, लगभग 100 वर्ग मीटर का। अंदर कई धातु के चारपाई बिछे हुए थे। पुलिस के जाने के बाद ये लोग एक के बाद एक अपनी चारपाइयों से नीचे कूद पड़े और खूंखार दिखने लगे। रात की रोशनी में उनकी सुडौल कांस्य मांसपेशियों की चमक से ऐसा लग रहा था जैसे जेल के टीवी शो में दिखाया जाता है, क्योंकि वह उनमें से 1 दर्जन से अधिक लोगों से घिरा हुआ था। बच्चे, यहाँ आने के लिए तुमने क्या किया? नेता, एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति जिसके मुंह में लिकुन सिगरेट थी और चेहरा दाढ़ी से भरा हुआ था, स्पष्ट रूप से समूह में बॉस स्तर का व्यक्ति था। मुझे नहीं पता, विहान ने गंभीरता से उत्तर दिया। जब से वह पुलिस के हाथों पकड़ा गया था तब से यह गलतफहमी बनी हुई थी और अब ये गलतफहमी बढ़ती जा रही थी, इस हद तक कि उसे भी नहीं पता था कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। भाड़ में जाओ।
तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुमने क्या अपराध किया है। बच्चे, क्या तुम बलात्कार या चोरी के कारण यहाँ आए हो? एक अन्य नौकर ने पूछा। जब विहान बच्चे थे, उनके गांव में जियू यंग नाम का एक चोर था। हालांकि उसका नाम पुराना लगता था, लेकिन उसके हुनर कुछ खास नहीं थे। वह अक्सर दूसरों से चोरी करता था और जब भी पकड़ा जाता तो उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया जाता था। उनके अनुसार जेल में गंभीर अपराधियों को अन्य अपराधियों के साथ नहीं रखा जाता था, आमतौर पर छोटे अपराधियों को ही रखा जाता था। लेकिन अगर आपने बलात्कार किया है, हम रात में आप अपनी गांड को साफ करने की उम्मीद कर सकते हैं और किसी के द्वारा इसे फाड़ने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इनमें से कुछ लोग महीनों से बंद थे और सभी थोड़े विकृत थे। उनके लिए यह अजीब नहीं होगा कि वे आपसे रात में तुरही बजाने के लिए कहें। और सबसे घृणित बात थी ब्राउन बैगिंग। रात में जब आप सो जाते तो दूसरे लोग आपको कंबल से ढक देते और पीटते। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो आपका चेहरा सुअर के सिर जैसा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चलेगा कि यह किसने किया। इस समय विहान एक दयनीय नौसिखिया की तरह लग रहा था। जमीन पर बैठकर उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और दूसरों से फुसफुसाया, बॉस, मैं विहान हूं, मुझे भी यहां भ्रमित करके लाया गया था। यहां उलझन में लाया गया। भाड़ में जाओ, कुतिया के बच्चे। किसी ने गालियां देनी शुरू कर दी, ये देखकर कि विहान कितना डरा हुआ था। उसके कायरतापूर्ण व्यवहार को देखकर नेता ड्रैगन ने अपनी सिगरेट का एक जोरदार कश लिया। विहान को कायरतापूर्ण व्यवहार करते देख बॉस के आसपास के नौकर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक थे। ये हर नए आने वाले के लिए प्रथागत व्यवहार था। उनके सामने बैठा बॉस एक 30 वर्षीय व्यक्ति था जिसका शरीर कुंडलित अजगर के समान मजबूत था तथा वह अविश्वसनीय रूप से खतरनाक दिख रहा था। केवल आज ही उसे कोई समस्या आ सकती है। नए लोगों के लिए पहली चीज जो उन्हें सीखनी थी वह थी मार सहना। जब वे लोग मारपीट कर उन्हें अधीन कर देंगे तभी बॉस के रूप में उनका अधिकार कायम रहेगा। उसने सिगरेट के टुकड़े को अपने पैर के नीचे बुरी तरह कुचला और एक जोरदार लात मारी। अप्रत्याशित रूप से विहान का शरीर पीछे की ओर झुक गया और वह उसके हमले से बचने में कामयाब हो गया। वह आदमी रुका, फिर चिल्लाया, इधर लुढ़को और मुझे लात मारने दो। हे, मैं यहीं खड़ा हूँ, हिम्मत हो तो मेरे पास आओ, विहान ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ अपनी उंगली टेढ़ी करते हुए कहा। भाड़ में जाओ। उस आदमी ने जहर उगला। इस बार उसका इरादा विहान को मारने का था। एक थप्पड़ की आवाज के साथ आदमी के उठे हुए दाहिने पैर को विहान की एक किक ने रोक लिया। तुरंत ही विहान की बिजली जैसी तेज किक उसके घुटने पर लगी। वह आदमी दर्द से चीखने वाला था, लेकिन विहान ने उसे चिल्लाने का मौका नहीं दिया। उसने एक पैर से उस आदमी के घुटने पर कदम रखा और आदमी का शरीर तुरंत विहान की ओर झुक गया। लेकिन विहान का दाहिना घुटना मुड़ गया और उसने उस आदमी के चेहरे पर जोरदार घुटना मारा। फट, खून धुंध की तरह छिड़का और बाहर निकल आया, जिससे विहान का पूरा घुटना खून से भर गया। इस बीच वह आदमी एक और गिर गया। वह दीवार से जोर से टकराया और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी क्षमता से अधिक सांस अंदर ले रहा था, जिससे ये लग रहा था कि वह बच नहीं पाएगा। इससे पहले कि अन्य लोग प्रतिक्रिया कर पाते, विहान ने लोहे के दरवाजे को कई बार लात मारी जब तक कि उसे बाहर से दरवाजा बंद होने की आवाज नहीं सुनाई दी। तभी वह मुस्कुराते हुए उन सब की ओर देखने के लिए मुड़ा। हुआ कि वेचटेड HBQ 199311202 या आप हुआ बुकी भी खोज सकते हैं। बेझिझक मुझे परेशान करो। अध्याय 72। तब तक मारेंगे जब तक आप हार न मान ले। क्या बात है, अब तुम सब मिलकर गैंग बनाने की योजना बना रहे हो। विहान ने एक उपहास्यपूर्ण मुस्कान के साथ मुड़कर सभी को देखा। अब किसी में भी विहान को चुनौती देने की हिम्मत नहीं थी। इसके अलावा ये भी स्पष्ट नहीं था कि लॉन्ग हाउ जीवित है या मृत। विहान को भड़काने की हिम्मत कौन करेगा? क्या ये छोटी जिंदगी मांगने जैसा नहीं है? उनके आक्रामक और डर भरे नजरिए को देखकर विहान अपनी हंसी रोक नहीं पाए। क्या गलत? बॉस को पीटा गया है और आप में से कोई भी मदद नहीं करना चाहता। शायद आपको समूह लड़ाई में मौका मिल जाए, उसने आंखें सिकोड़ते हुए और भीड़ को देखते हुए कहा। उसके स्वर ने वहां मौजूद सभी लोगों में पहले से ही भय पैदा कर दिया था, और अभी जो लातें चल रही थीं, वे इतनी तेज थी कि किसी ने भी नहीं देखा था कि लॉन्गहाउ को कैसे उड़ा दिया गया था। इसके अलावा वे सभी हताशा के कारण हिरासत में थे तथा स्वयं को बचाने की कोशिश कर रहे थे।
अब जबकि लॉन्ग हाउ को हरा दिया गया था तो किसके पास आगे आकर मदद की पेशकश करने की अतिरिक्त ऊर्जा थी? ये समाज नहीं है। तो कोई भी उसका बदला नहीं लेगा। विहान ने कहा। उसकी मुस्कुराहट व्यवहारिक रूप से इस बिंदु पर एक हस्ताक्षर थी क्योंकि उसने सभी को देखा। फिर सभी ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया, किसी को भी बोलने का साहस नहीं हुआ। लेकिन एक कोने में दुबला पतला और साधारण दिखने वाला एक युवक चुपचाप लेटा हुआ था। वह कोने में छिपकर सिगरेट पी रहा था, मानो यहाँ जो कुछ हुआ उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वह सांसारिक मामलों के प्रति उदासीनता दिखा रहा था। जीवन मृत्यु के वर्षों के अनुभव के साथ विहान उस व्यक्ति की आभा के बारे में कुछ अजीब महसूस कर सकता था, एक ऐसी भावना जो केवल उन लोगों को ही पहचान में आती थी जिन्होंने जीवन और मृत्यु का अनुभव किया था, क्योंकि एक हत्यारे की आंखें और आभा दोनों ही सामान्य लोगों से अलग थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब यहाँ के बॉस लॉन्ग हाउ को उसके द्वारा एक अज्ञात स्थिति में पीटा गया था, और यह आदमी अभी भी इतनी शांति से धूम्रपान कर सकता था। यदि वह मास्टर या मजबूत खिलाड़ी नहीं है तो वह निश्चित रूप से मूर्ख होगा। आप सभी कोने में जाकर हैंडस्टैंड करें। जो कोई भी इसे खराब तरीके से करेगा उसका अंत उस जानवर की तरह ही होगा। विहान ने मन ही मन उपहास करते हुए सोचा। जैसे ही सबने ये सुना वे दंग रह गए। क्या यह नया बॉस वास्तव में चाहता था कि वे हैंडस्टैंड करें? तार्किक रूप से एक नया बॉस सम्मान की मांग करता और तुरंत जवाब देता, शायद सभी को एक या दो थप्पड़ मारकर पुरस्कृत करता। लेकिन ये युवा बॉस तो उन्हें हैंडस्टैंड करने के लिए कह रहा था। क्या ये किसी प्रकार का मजाक था? यद्यपि कई लोग हैंडस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक ऐसा करने से रक्त सिर की ओर बढ़ जाता है, जो पिटाई से भी अधिक असहनीय होता है। लेकिन स्थिति को देखते हुए भीड़ के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने एक दूसरे की ओर निराशा भरी नजरों से देखा और कोने में जाकर हाथ खड़े करने लगे। विहान खुश हुआ और कोने में खड़े उदासीन आदमी की ओर चला गया और जमीन से एक सिगरेट उठा ली। विहान को आते देख ठंडे आदमी ने अपना सिर भी नहीं उठाया, बस चुपचाप अपनी सिगरेट पीता रहा। विहान में एक विचित्रता थी, उसे मित्र बनाने में विशेष आनंद आता था, विशेषकर उन लोगों से जिनकी ताकत अबूझ थी। जैसे ही विहान उदासीन आदमी के पास पहुंचा, अचानक उस आदमी की निगाहें तेज हो गईं और उसकी आंखों में बिजली चमक उठी। तीव्र ध्यान के साथ उसने अपने मुंह में सिगरेट का बट विहान पर थूक दिया। यद्यपि थूकना पूरी तरह सटीक नहीं है, यह एक गोली की तरह था जिसका बट एक तीर की तरह तेजी से सीधे विहान के चेहरे पर जा लगा। विहान के होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। प्रतिद्वंद्वी जितना अधिक शक्तिशाली होगा वो उतना ही अधिक आकर्षक होगा। विहान की प्रतिक्रिया त्वरित थी। अपने हाथ के एक झटके से उसने तेजी से आ रहे सिगरेट के टुकड़े को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ लिया, लेकिन चिंगारियां हवा में बिखर गईं। उदासीन आदमी क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि विहान इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन क्षण भर में वह एक क्रोधित शेर की तरह उछला और विहान के माथे पर एक दाहिना हुक फेंक दिया। गति इतनी आश्चर्यजनक थी कि विहान भी आश्चर्यचकित हो गया। उसकी चाल धीमी नहीं थी, वह तेजी से पीछे हट रहा था, लेकिन उदासीन आदमी का मुक्का एक चुंबक की तरह था जो विहान के माथे का लगातार पीछा कर रहा था, चाहे वह कितना भी पीछे हट जाए। हवा के फटने की आवाज कानों में गूंज रही थी। मुट्ठी का बल भयंकर और अविश्वसनीय रूप से तेज था। हाथ जोड़कर खड़े कैदी भी समान रूप से सदमे में थे। उनकी स्थिति किसी भी अन्य की तुलना में बदतर थी। वे उल्टे लटके हुए थे, उनके सिर पारे से भारी लग रहे थे, उनके सिर में खून दौड़ रहा था और उनके ठीक बगल में लड़ाई छिड़ गई थी। यदि उन्हें एक घूंसा भी लग गया तो यह अन्याय की पराकाष्ठा होगी। ब्लैक प्रिजन में इस उदासीन आदमी को कौन नहीं जानता था। संभवतः कोई भी उससे अधिक समय तक वहां नहीं रुका था, और पहरेदारों ने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वे अपने पिता के साथ करते थे। उसे खाने पीने की चीजें उपलब्ध कराईं और व्यावहारिक रूप से जेल को अपना अधिकार क्षेत्र बना लिया। हर किसी को ये बात हैरान कर रही थी कि जिस दिन से वह आया है उसने कभी किसी से बात नहीं की। उसका खाना हमेशा बाहर के रेस्तरां में मिलने वाले खाने से बेहतर होता था, और यह उल्लेखनीय आकृति अभी भी उनके पास सीमित थी। यहाँ तक कि उसी कोठरी में बंद लोग भी यह नहीं समझ पाए कि यह आदमी कौन था जिसने अलगाव की हद पार कर दी थी। धमाका, एक धीमी सी आवाज गूंजी। अचानक विहान की मुट्ठी पहाड़ से उतरते हुए एक क्रूर बाघ की तरह लगी जो उदासीन आदमी की मुट्ठी से जमकर टकराए। एक क्षण में दोनों व्यक्ति तेजी से पीछे की ओर खिसक गए, एक दूसरे के मुक्के के बल से लगभग अलग हो गए।
उस क्षण विहान अपने दिल में बहुत घबरा गया था। सचमुच उसे एक सच्चे गुरु का सामना हुआ था। उदासीन व्यक्ति के चेहरे पर अभिव्यक्ति और भी विचित्र हो गई, क्योंकि उसने मन ही मन सोचा कि अंततः उसे एक योग्य प्रतिद्वंद्वी मिल गया है। बस उस एक वार ने उसकी उंगलियां सुन्न कर दी, लगातार कांपती रहीं। यदि उसने उस निर्णायक क्षण में अपनी मुट्ठी पर काबू न रखा होता, तो केवल उस वार से ही उसकी मुट्ठी टूट सकती थी। लेकिन उसकी स्वाभाविक अदम्य भावना ने उसे एक शब्द भी बोलने की अनुमति नहीं दी। उसने जल्दी से अपना धैर्य वापस पा लिया और विहान पर फिर से हमला किया। अरे! जैसे ही विहान कुछ कहने वाले थे, उदासीन आदमी ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। उनका चेहरा कागज की तरह पीला था और उनकी विशाल मुट्ठी एक भारी हथौड़े की तरह विहान की ओर जमकर टूट पड़ी। उसके पैरों ने भी ऊपर और नीचे से हमला करना शुरू कर दिया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। चूंकि वह आदमी लड़ना चाहता था, इसलिए उसे पहले उसे गिराना होगा। ऐसे अहंकारी लोगों से तब तक तर्क नहीं किया जा सकता जब तक उन्हें पीटकर काबू में न कर लिया जाए। विहान के मुंह के कोनों में एक बार फिर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, लेकिन इस बार यह मुस्कान एक राजा जैसी थी। उसके हाथ कसकर एक दूसरे से जुड़ गए और तुरंत ही हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनाई देने लगीं। यहाँ तक कि विहान के तराशे हुए चेहरे पर भी रक्तपिपासु अशुभ भाव दिखाई दे रहा था। यह एक विशाल युद्ध भावना थी। ये ताकतवरों के लिए एक उकसावे की बात थी। 5 साल तक वह अंतहीन अंधेरे काले जेल में रहा, लगातार हत्याओं का सामना करता रहा, लाशों पर चलने जैसा जीवन जीता रहा, और अब उसकी रक्तपिपासा फिर से भड़क उठी, जिसने विहान की अभिव्यक्ति को बेहद अंधकार में बना दिया। अगर लड़ना है तो लड़ो, जब तक आप प्रस्तुत नहीं करते। विहान की आकृति भूख जैसी और तेज, उसकी उंगलियां कसकर आपस में गुंथी हुई सीधे उदासीन आदमी की ओर झपटी, जिससे वह आश्चर्य से चौंक गया। अभी अभी उसने जो प्रहार झेला था, वह अपने आप में ही चौंकाने वाला था। इस भयावह एहसास की तो बात ही छोड़ दीजिए कि यह आदमी एक ही झटके में कई मीटर की दूरी तय कर सकता है। उसकी गति इतनी अधिक थी कि उसके चारों ओर की हवा भी तेजी से गूंज रही थी। उदासीन आदमी के दिल में ठंडक महसूस हुई। क्या अब युद्ध की भी जरूरत थी? स्पष्टतः उसकी मुलाकात एक दुर्जय व्यक्ति से हुई थी, लेकिन चूंकि मुक्का पहले ही पड़ चुका था, इसलिए उसे वापस लेना संभव नहीं था। यदि वह डटा रहा तो उसे पीट पीट कर मार डालना भी उचित होगा। धप! ये गंभीर ध्वनि अचानक पूरे गार्ड हाउस में फैल गई और उदासीन आदमी एक कटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह, एक झींगे की तरह झुका और एक लोहे के बिस्तर पर जोर से गिर गया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! उदासीन व्यक्ति ने कई लोहे के बिस्तरों को तोड़ डाला और अंततः वह फर्श पर गिर पड़ा। फफ! उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी। खांसी खांसी! उदासीन आदमी ने अपनी छाती ढक ली, बार बार खून खांस रहा था। उसका व्यवहार उदासीन हो गया था, यहाँ तक कि उसके लंबे काले बाल भी बिखर गए थे। तभी विहान ने धीरे धीरे अपनी हत्या की मंशा पर काबू पा लिया। उसकी आंखें नर्म पड़ गईं और वह धीरे धीरे कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ने लगा। तुम बहुत मजबूत हो। उदासीन व्यक्ति ने धीरे से अपना गर्व भरा सिर उठाया और अंततः 3 शब्द बोले। अध्याय 73 विशेष सैनिक राजा बू चेन, मैं मजबूत हूँ। विहान को शुरुआत में आश्चर्य हुआ। इस अजेय व्यक्ति से कभी भी हार मानने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि सेल में हैंडस्टैंड कर रहे सभी लोग भी हैरान रह गए। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे अनगिनत नए लोग थे जो हिरासत केंद्र में खुद को बॉस के रूप में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। यहाँ तक कि लॉन्ग हाउ को भी, जब वह पहली बार आया था, बुरी तरह पीटा गया था। बात बस इतनी है कि वह हमेशा से अकेले रहने वाले व्यक्ति रहे हैं और दिखावा करने वालों में से नहीं हैं। लेकिन अब विहान के आगमन के साथ परिणाम ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। क्या यह आदमी इंसान भी है? उसने तो जेल में बंद कुख्यात बदमाशों की भी पिटाई कर दी है। लांग हाओ वास्तव में इसके लिए पूछ रहा था। लो, एक सिगरेट लो। विहान को उम्मीद थी कि उसे और भी परेशान किया जाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह साधारण आदमी, जो भीड़ में भी अलग नहीं दिखता, इतना उदार हो सकता है। मैंने अभी उस पर निर्णायक हमला किया है और वह ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या वह बदला नहीं लेगा? लेकिन उसने विहान की बुद्धि को कम करके आंका था। वास्तविक क्षमता और ताकत वाले लोगों के लिए, चाहे युग कोई भी हो, रिश्ते बनाना हमेशा सही होता है। क्योंकि विहान ने बड़ी तस्वीर को समझा। कौन जानता है कि भविष्य में उसे लोगों की आवश्यकता होगी या नहीं। यदि वह कुछ बड़ा करना चाहता था, तो उसके लिए किसी का न होना सचमुच एक दयनीय स्थिति थी। इससे उस अलग थलग आदमी का दिल खुश हो गया।
हिरासत केंद्र में एक अलिखित नियम था, नए कैदियों को किसी भी वरिष्ठ सदस्य को चुनौती देने का अधिकार था, और वरिष्ठ भी नए कैदियों को चुनौती दे सकते थे। यदि आप चुनौती हार गए, तो आपको उसके बाद से कम प्रोफाइल रखना होगा और आज्ञाकारी रूप से अनुयायी बनना होगा। यदि आप किसी चुनौती से इनकार करते हैं, तो हिरासत केंद्र में हर कोई आपको नीची नजर से देखेगा। भले ही आपको पता हो कि आप हार जाएंगे, फिर भी चुनौती स्वीकार करने का साहस न जुटा पाना सबसे घृणित बात है। इसलिए जब विहान उस अलग थलग आदमी की ओर बढ़ रहा था, तो उस आदमी ने सोचा कि विहान उसे चुनौती देने के लिए वहां आया है और उसने पहले हमला किया। वह अलग थलग आदमी दिखावटी नहीं था। उसने विहान द्वारा दी गई सिगरेट ली और उसे जलाकर एक गहरा कश लिया। तुम्हें किस बात के लिए बंद किया गया? सिगरेट का एक कश लेने के बाद उस अलग थलग आदमी की आंखों में कुछ गर्मजोशी दिखाई देने लगी और विहान के प्रति उसका सम्मान बढ़ गया। कम से कम विहान में एक अच्छी गुणवत्ता थी। वह दिखावा करने वाला व्यक्ति नहीं था और हर किसी के साथ मित्रवत व्यवहार करता था, जब तक कि वे लोग न हो जो ये सोचते हो कि वे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। अन्यथा वो मित्र बनाने के लिए अपने रास्ते से हट जाता। बस एक छोटी सी गलतफहमी के कारण मैं यहाँ आ गया। मुझे लगता है कि आधे घंटे से भी कम समय में कोई मुझे लेने आ जाएगा। विहान ने श्रेष्ठता का कोई दिखावा नहीं किया और इस प्रामाणिकता ने अलग थलग रहने वाले व्यक्ति को सहज और गर्मजोशी का एहसास कराया। ओह, कोई गलतफहमी। उस अलग थलग आदमी की भौहें चिंता से भर उठी और उसने पूछा, आपको किसने गलत समझा? ये सुनकर कि विहान को गलत समझा गया था, उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। ये सब छोटी मोटी बातें हैं, बताने लायक नहीं है। बहरहाल आपका नाम क्या है? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप यहाँ के अन्य लोगों से बहुत अलग हैं। मैं बू चेन हूँ। मैं एक समय राष्ट्रीय स्तर का विशेष सैनिक था। मैंने एक मिशन के दौरान गलती से एक सीमा पार करने वाले व्यक्ति को मार डाला और मुझे सैन्य अदालत में पेश किया गया। पूर्व वरिष्ठों द्वारा जमानत दिए जाने के बाद मुझे यहाँ लोट्स डिस्ट्रिक्ट हिरासत केंद्र में बंद कर दिया गया। खैर, मैं बस किसी तरह काम चला रहा हूँ, भोजन के समय का इंतजार कर रहा हूँ। जीवन बहुत ही साधारण है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है। आप कैसे हैं? आपसे मिलते ही मैं इतनी बातें क्यों करने लगा हूँ? मैं आपकी पृष्ठभूमि के बारे में भी काफी उत्सुक हूँ। क्या आप इसे साझा कर सकते हैं? चूंकि हम सब एक ही छत के नीचे हैं और हमारे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है, तो क्यों न बातचीत की जाए। बू चेन ने अपना पिछला अलग व्यवहार त्याग दिया और अचानक अपनी कहानी उगल दी, हालांकि उसने अभी अभी विहान से बात करना शुरू ही किया था। बू चेन का परिचय सुनने के बाद विहान की आंखों में अनायास ही उदासी छा गई, मानो बू चेन द्वारा साझा की गई यादें अनजाने में उसकी अपनी कुछ यादों को जगा रही हों। लेकिन जब भावनाओं की अभिव्यक्ति की बात आए तो विहान बेहद समझदार थे और उन्होंने एक पल में ही अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया। लगता है आपके पास कुछ मजबूत समर्थन है ना? सीमा पार करने वाले कर्मियों की हत्या सैन्य अदालत का मामला है, यहाँ तक कि फायरिंग दस्ते द्वारा फांसी भी दी जा सकती है। ये सब मेरे साथियों की मदद की बदौलत है। मैं अब बाहर जाने के लिए बहुत आलसी हो गया हूँ। बाहरी दुनिया इस जगह से बेहतर नहीं है, कम से कम यहाँ मैं अच्छे भोजन और देखभाल का आनंद ले सकता हूँ। बाहर तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, बू चेन ने कहा, उसकी आंखों में उदासी झलक रही थी। आखिरकार एक समय वह एक शीर्ष विशेष सैनिक था, अब वह खुद को एक हिरासत केंद्र में कैदी के रूप में पाया, एक ऐसा विरोधाभास जो वास्तव में काफी दुखद था। हालांकि बू चेन मूर्ख नहीं था। विहान के साथ बातचीत के दौरान उसने अनगिनत बार उसका आकलन किया था, यहाँ तक कि चुपचाप उसके लिए 100 संभावित पहचानों का अनुमान लगाना। एक पूर्व विशेष सैनिक के रूप में उनकी गहरी समझ और असाधारण निर्णय क्षमता ने उन्हें लोगों को आसानी से समझने में सक्षम बनाया। लेकिन विहान की आभा इतनी साधारण थी कि वह अधिक नीरस नहीं हो सकती थी। न केवल अगोचर थी, बल्कि उसकी पहचान का अनुमान लगाना भी कठिन था, जिससे बू चेन उसके प्रति और अधिक आकर्षित हो गई। अंततः परिचय के आदान प्रदान के बाद उन्होंने विभिन्न विषयों पर बातचीत करके एक दूसरे को समझा। आखिरकार विहान ने भी सैन्य जीवन का अनुभव किया था, जिससे उनकी बातचीत सहज हो गई। हालांकि जहां तक विहान के सच्चे अनुभवों की बात है, तो वह उन्हें किसी को भी नहीं बता सकता था, क्योंकि यह एक वर्जित विषय था जो किसी को भी डराने के लिए पर्याप्त था। यदि उन्होंने आज इसका खुलासा कर दिया, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि 3 दिनों के भीतर विहान सहित हिरासत केंद्र में मौजूद सभी लोग एक घातक आपदा को आमंत्रित कर रहे होंगे।
क्योंकि विहान काली जेल से भाग गया था। लगभग आधे घंटे बाद अनुप्रीता, जो व्यापारिक दस्तावेजों से निपट रहे थे, को अचानक हुआ से एक फोन आया जिसमें कहा गया था कि विहान को ले जाया गया है और वह रो रही थी और उससे जिफेन को बचाने की भीख मांग रही थी। अनुप्रीता मौके पर ही दंग रह गया। विभिन्न स्रोतों से पूछताछ करने के बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि यह एक गलतफहमी थी और उन्होंने तुरंत उप महापौर के नंबर पर फोन किया। आधा घंटा बीत गया और एक नीले रंग की सीमित संस्करण वाली क्रिस्टल लैम्बोर्गिनी कुशल नियंत्रण और शानदार गति के साथ लोर्ड्स डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के सामने आकर रुकी। इसके तुरंत बाद लैम्बोर्गिनी के पीछे 3 सरकारी नंबर वाली कारें भी आ गईं। उपमेयर के साथ वह क्रिस्टल बैंगनी रंग की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर बाहर निकली। उनके लंबे काले बाल उनके कंधों पर लहरा रहे थे और उनकी आंखें बड़े धूप के चश्मे से ढकी हुई थीं। उसका पीला नाजुक चेहरा किसी भी खुशी से रहित था और वह अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय फैशन पहने हुए थी जो उसके लगभग पूर्ण शरीर को उजागर कर रहा था। कुलीन, शांत, सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत आचरण वाली, वह सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के बाहर लग्जरी ब्रांडों के एक जीवित प्रदर्शन की तरह खड़ी थी। उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि उपमहापौर भी उसके सामने झुक गए और नम्रता से अभिवादन किया। अनुप्रीता ने भौहें चढ़ाईं, उसकी विलोपत्ती जैसी भौहें सिकुड़ गईं और उसने उपमहापौर झांग हनलिन को आलोचनात्मक दृष्टि से देखा। बूढ़े व्यक्ति को तुरंत ही पसीना आ गया। उसे चिंता हुई कि कहीं वह किसी तरह से मेहमाननवाजी के लायक न हो। आखिरकार पारिवारिक संबंधों वाले एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के रूप में अनुप्रीता का प्रभाव पूरे देश और यहां तक कि विदेशों में भी फैल गया। उनके पिता एक बड़े व्यवसाय माने जाते थे जो देश और विदेश दोनों जगह दुर्लभ थे तथा हर साल देश को अरबों डॉलर का कर देते थे, या शायद इससे भी अधिक। वास्तव में एक भयावह आंकड़ा। इतना विशाल समूह झोंगहाई में एक अनोखी उपस्थिति थी। किसी प्रांत की आर्थिक समृद्धि के लिए वह राज्य और विदेशी उद्यमों के भारी निवेश पर निर्भर था। इस निवेश के साथ प्रांतीय अर्थव्यवस्था को बल मिला, जिससे आगे विकास को बढ़ावा मिला तथा स्थानीय सरकार का वार्षिक कर राजस्व इन विशाल कंपनियों के समूहों पर काफी हद तक निर्भर था। अनुप्रीता को अपमानित करना संकट से निपटने के समान था। यहां तक कि महापौर के पास भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने पर विशेष रूप से पारिवारिक प्रकृति के झुकने और चापलूसी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इस बार अपने संपर्कों का सहारा लेकर अनुप्रीता ने सबसे पहले उपमेयर से संपर्क किया, जो बहुत खुश हुए। वह इतना सम्मान पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा था और उसे मना करने की हिम्मत उसे कहां से मिलती। आजकल चाहे आप कितने भी शक्तिशाली अधिकारी क्यों न हो, आप दूसरों की संपत्ति से मुकाबला नहीं कर सकते। अध्याय 74। अनुप्रीता व्यक्तिगत रूप से आता है। झोंगहाई शहर की संपूर्णता में अनुप्रीता की स्थिति एक प्रसिद्ध ट्रेडमार्क की तरह थी। कई विदेशी निवेशक, विशेष रूप से अनुप्रीता, इस प्रतीकात्मक व्यक्ति के लिए आए, खासकर तब जब सरकार ने तियानियो समूह पर बहुत अधिक जोर दिया। वे उसे अपने बच्चे की तरह पाल रहे होंगे। प्रतिवर्ष इन स्थानीय सरकारों और यहां तक कि अधिकारियों, जिनमें उनसे पहले वर्तमान उपमहापौर भी शामिल हैं, को मुख्य रूप से कर राजस्व और तियानियो समूह के निवेश से पर्याप्त लाभ प्राप्त होता था। उसे अपमानित करना। खैर, उसने सोचा कि खुद मेयर भी उसे फटकार लगाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुप्रीता को झोंगहाई शहर में एक अद्भुत सुंदरी के रूप में जाना जाता था। उसका रूप अत्यंत आकर्षक और मनमोहक था। केवल उसके व्यवहार के कारण ही बड़ी संख्या में महिलाएं स्वयं को हीन महसूस करने लगी तथा अपनी तुलना न होने पर विलाप करने लगी। मिस अनुप्रीता, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या ये पुलिस स्टेशन है? कई लोगों के साथ झांग हनलिन थोड़ा झुका, सिर हिलाया और विनम्र मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, ये सही है, यही वह जगह है। अनुप्रीता ने पुलिस स्टेशन की ओर कुछ बार देखा और तुरंत ही उसकी भौहों पर थोड़ा तिरस्कार प्रकट हो गया। झांग हनलिन के साथ उनसे मिलने स्टेशन प्रमुख होंग युनबो भी आए। डिप्टी मेयर झांग हनलिन को तियानियो ग्रुप के अनुप्रीता के साथ सिर हिलाते और झुकते देख, यह अनुभवी व्यक्ति लार टपकाते कुत्ते की तरह चापलूसी करते हुए जल्दी से उनके पास पहुंचा। आपको ये जानना चाहिए कि अनुप्रीता के न केवल पिता एक धनी व्यक्ति थे, बल्कि कथित तौर पर उनके दादा भी राष्ट्रीय सैन्य कमान में थे, जिनका पद इतना ऊंचा था कि लोग उनसे डरकर मर जाते थे। पहले तो वह चौंक गए। उन्हें लगा कि उपमहापौर अचानक निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत स्टेशन पर मौजूद अधिकारियों को अपनी आंखों से संकेत दिया तथा अपने अधीनस्थों को तत्काल आवास और स्वागत संबंधी व्यवस्था करने का आदेश दिया।
फिर भी उप महापौर की पहली नजर आक्रोश से भरी हुई थी, जिससे होंग युनबो ये सोचकर भयभीत हो गया कि उप महापौर जानबूझकर स्टेशन के हाल के माहौल की जांच करने के लिए अचानक निरीक्षण कर रहे थे। ये बात जाननी चाहिए कि उप महापौर का पद जिला प्रभाग प्रमुख से थोड़ा ही ऊंचा था। यहां तक कि झोंगहाई शहर के प्रत्यक्ष पुलिस ब्यूरो के उप प्रमुख को भी सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़ा होना पड़ा। यह एक ऐसा मामला था जो उनकी भावी पदोन्नति को प्रभावित कर सकता था। उसे अपमानित करने का अर्थ होगा भविष्य में उन्नति या धन प्राप्ति का कोई अवसर न मिलना। होंग युनबो ने अपने अधीनस्थों को तुरंत तैयारी करने का निर्देश दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि आजकल कार्यालय में बैठे लोग अक्सर गुप्त निरीक्षण करते हैं, लेकिन ये कुछ अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने का भी मौका होता है। जिला ब्यूरो के प्रमुख के रूप में बैठने से यह पता चला कि होंग युनबो मूर्ख नहीं था, और उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि क्या हो रहा है। हालांकि अनुप्रीता के आगमन ने उन्हें चकित कर दिया। यहां तक कि उप महापौर ने भी उनके साथ अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। यहां तक कि सुअर के समान मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी उसकी विशिष्ट स्थिति को समझ सकता है। यहां कौन अधिकारपूर्वक बोल सकता है? अनुप्रीता ने धीरे से अपना धूप का चश्मा हटाया, जिससे उसका चेहरा इतना ठंडा और सुंदर दिखाई दिया कि उसे देखकर लार टपकने लगी। उसकी आवाज सुनने में बहुत सुखद थी, थोड़ी कोमल और नाजुक भी, जिससे उसकी आवाज विशेष रूप से आकर्षक और दिल को छूने वाली लगती थी। झांग हनलिन ने जल्दी से अपनी आंखों से होंग युनबो को संकेत दिया, और एक पल में होंग युनबो ने कुशलता से समझ लिया। मिस अनुप्रीता, मैं यहाँ लोट्स डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो का प्रमुख हूँ। होंग युनबो ने घबराहट से उत्तर दिया, अनुप्रीता की यात्रा का कारण पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। होंग युनबो के बुरे चेहरे पर तनाव देखकर अनुप्रीता की भौहें तन गईं। उसने ठंडे स्वर में पूछा, मैंने सुना है कि आपने विहान नामक एक अंगरक्षक को गिरफ्तार किया है। यह है, उसे कैसे पता चला? होंग युनबो पहले तो स्तब्ध रह गई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्हें एक साधारण अंगरक्षक की गिरफ्तारी के बारे में कैसे पता चला, और क्या उनके बीच कोई संबंध था। उन्होंने अटकलें लगाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उनके संबंधों का अनुमान लगाने से वह और अधिक घबरा जाएंगे। हाँ, आज हम अपने स्टेशन पर एक अंगरक्षक को लाए थे, और हमें कांस्य नकाबपोश आदमी के साथ उसके संबंध पर संदेह है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस मामले के बारे में पूछताछ करने का मिस अनुप्रीता का उद्देश्य क्या है? क्या वह कांस्य नकाबपोश आदमी से जुड़ा हुआ है? ये सचमुच मजेदार है। इस तरह का बेवकूफ तुच्छ है और लाभ उठाना पसंद करता है, और आपको वास्तव में उस पर कांस्य नकाबपोश आदमी के साथ संबंध होने का संदेह है। यदि आपको किसी पर संदेह करना भी हो तो उस पर संदेह क्यों करें? क्या उसके जैसा कोई व्यक्ति वास्तव में कांस्य नकाबपोश आदमी के साथ जुड़ा हो सकता है? अनुप्रीता ने मन ही मन ठंडी हंसी उड़ाई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने कोई हास्यास्पद मजाक सुन लिया हो। विहान का संबंध कांस्य नकाबपोश आदमी से कैसे हो सकता है? हम साथ साथ रहते हैं, हर दिन एक दूसरे का सामना करते हैं, और हमें उस पर कभी शक नहीं हुआ। आप पुलिस वाले किस काम के हैं? क्या आप सभी लोग उस पर संदेह करते हैं? उन्होंने कहा, वो मेरा निजी अंगरक्षक है, और यदि आपके पास कोई सबूत नहीं है तो कृपया उसे रिहा कर दें। मैं अपने वकील से आपको सब कुछ समझा दूंगा, और बिना सबूत के आपको उसे हिरासत में रखने का कोई अधिकार नहीं है। अनुप्रीता गरिमामयी और शक्तिशाली दिख रही थी, उनकी आभा दूसरों से कहीं अधिक थी, और उन्होंने केवल कुछ ही शब्दों में उप महापौर को शर्मिंदगी से पसीने से तर कर दिया, क्योंकि उन्हें अनुप्रीता को नाराज करने का डर था। होंग युनबो का पीला चेहरा देखकर झांग हनलिन ने गुस्से में कहा, आप उसे अभी तक रिहा क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन उस समय होंग युनबो वास्तव में बहुत परेशान था, क्योंकि आज लाया गया युवा अंगरक्षक उसके बेटे द्वारा पहले ही लोट्स उपनगर के हिरासत केंद्र में भेज दिया गया था। इस समय ये स्पष्ट नहीं था कि वह जीवित है या मृत। होंग युनबो अपने कार्यों के परिणामों से डरकर पसीने से तरबतर हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। बिना किसी सबूत के किसी संदिग्ध को हिरासत में लेना बहुत बड़ी वर्जना थी। इससे उनका आधिकारिक पद छिन सकता था, विशेषकर इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति अनुप्रीता का निजी अंगरक्षक था, जिसे अपमानित करने की हिम्मत उप महापौर भी नहीं कर सकते थे। अब उसे अपने अयोग्य बेटे से नफरत हो गई थी, जिसने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया था। उन्हें सबसे अधिक डर इस बात से लगा कि अनुप्रीता अपने लोगों के प्रति अत्यधिक रक्षात्मक थी। भले ही विहान में लाखों दोष हों, लेकिन वे उनके अपने मुद्दे थे। उन्हें उसके लोगों को गिरफ्तार करने का क्या अधिकार था?
यहाँ तक कि किसी को गिरफ्तार करने के लिए भी सबूत की आवश्यकता होनी चाहिए। बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार करना और उसे हिरासत में भेजना दूसरों के साथ दुर्भावनापूर्वक खिलवाड़ करना है। क्या आप वास्तव में उसे हिरासत केंद्र ले गए थे? अनुप्रीता ने अपने कंधे पर एलवी ब्रांड का बैग पहना हुआ था और एक पतला घूंघट और एक शास्त्रीय पोशाक पहनी हुई थी, जिसके ऊपर एक आकर्षक बैंगनी हल्का घूंघट और नीचे एक हल्के रेशमी सफेद स्कर्ट थी। सफेद स्कर्ट उसके घुटनों तक पहुंच रही थी, उसका शरीर पतला था और काले रंग की शॉल उसे एक क्लासिक सौंदर्य की तरह दिखा रही थी। विशेषकर उसका चेहरा, जो अधिकार और सुंदरता से परिपूर्ण था, सीधे देखने में इतना भयावह था कि उसे अपवित्र करना कठिन था तथा इतना राजसी था कि उसे अपवित्र नहीं किया जा सकता था। उसकी हर मुस्कुराहट और हर भौं डर और आशंका पैदा करती थी। ये व्यवसाय महिला झोंगहाई शहर में स्वर्ग की गौरवशाली बेटी के रूप में प्रसिद्ध थी। उनके कार्यों और त्वरित निर्णय क्षमता ने तियानयू समूह को, जो घाटे में था, मात्र 1 वर्ष के भीतर ही पटरी पर ला दिया तथा मुख्य भूमि के शीर्ष व्यापारिक दिग्गजों की प्रतिष्ठा को भी पीछे छोड़ दिया। यहाँ तक कि उसके सामाजिक संबंध भी उनकी कल्पना से परे थे। संभवतः उसका एक साधारण फोन कॉल भी उप महापौर को उसके पद से हटा सकता था। यह एक ऐसी महिला थी जिससे हर कोई डरता था, लेकिन अगर दूसरों को पता चलता कि वह घर पर एक छोटी महिला की तरह कैसे व्यवहार करती है और विहान द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता है, तो शायद हर कोई, विशेष रूप से पुरुष, खून थूक रहे होंगे। एक व्यक्ति, विशेषकर एक महिला, चाहे वह राजनीति या व्यवसाय में कितनी भी सक्षम क्यों न हो, घर पर वह एक छोटी महिला ही रहती है, क्योंकि हर किसी का एक कमजोर पक्ष होता है। और यही वह कमजोर पक्ष है जिसे अक्सर विहान द्वारा धमकाया जाता है। अध्याय 75। इस बच्चे को मार डालो। हिरासत केंद्र में विहान बू चेन के साथ बातचीत कर रहे थे। उनके बीच हुई कुछ बातचीत से यह स्पष्ट हो गया कि इस व्यक्ति का इतिहास बहुत गहरा था। विशेष रूप से उसके कुछ साथियों के साथ संबंध थे। वह एक विशेष बल का अधिकारी था जिसके बारे में विहान ने भी विदेश में रहते हुए सुना था। हालांकि हुआक्सिया में एक अलिखित नियम था, चाहे आपने कितने भी महान सैन्य कारनामे या सम्मान हासिल किए हों, एक बार जब आप राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हैं तो दुखद परिणाम का अनुमान लगाया जा सकता था। बू चेन की तरह, यदि वह हिरासत केंद्र से बाहर निकलना चाहे तो ये सिर्फ एक शब्द की बात होगी। लेकिन उस आदमी का स्वभाव सचमुच बहुत जिद्दी था। इतने वर्षों तक विशेष सैनिक रहने के बाद अचानक बाहर घूमने की अनुमति मिलना उसके स्वाद के अनुकूल नहीं था। कुछ लोग वास्तव में सेना में तो काफी अच्छे थे, लेकिन समाज में प्रवेश करने के बाद वे एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन नहीं जी पाते थे, क्योंकि वास्तव में समाज बहुत अधिक व्यवहारिक था। ये लौह रक्त वाले लोग जो वर्षों तक सेना में रहे, समाज के पुराने चालाक लोगों को कैसे मात दे सकते थे। सेना में आप झगड़े को लड़कर या ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा करके सुलझा सकते थे कि किसने अधिक दुश्मनों को मारा, लेकिन समाज में ऐसे अनौपचारिक नियम मौजूद नहीं थे। इसलिए वर्षों से बू चेन ने मृत्यु तक हिरासत केंद्र में खाने पीने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था, क्योंकि वैसे भी उसका कोई परिवार नहीं था। विहान उसे अपनी सेवा में लेने का इरादा रखता था, लेकिन समय अभी तक परिपक्व नहीं हुआ था। वह अपनी योजना बना रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था, गति पकड़ रहा था। बस पूर्वी हवा की कमी थी। लगभग 10 मिनट बाद हॉन्ग वेन पुलिस अधिकारियों के एक समूह के साथ हिरासत केंद्र पहुंचे। वह देखना चाहता था कि जिस व्यक्ति ने उसे अपमानित किया था उसकी मृत्यु कैसे हुई, तथा ये भी देखना चाहता था कि क्या उसे पीट पीट कर अपंग बना दिया गया था या वह आधी जिंदगी जी रहा था। लेकिन जब वह विहान के सेल में पहुंचे तो वह चौंक गए। यह आदमी जेल में सुधर नहीं रहा था, वह तो मौज मस्ती कर रहा था। कैदियों का एक समूह उसकी टांगों और पीठ की मालिश कर रहा था और साथ ही वह सिगरेट पी रहा था और बेफिक्र जीवन जी रहा था। हॉन्ग वेन को सबसे ज्यादा इस बात से परेशानी हुई कि अन्य कैदी उसके सामने हैंडस्टैंड कर रहे थे। क्या यह उनके मनोरंजन के लिए किसी प्रकार का वाडेविल शो था? यहाँ क्या हो रहा है? हॉन्ग वेन ने गुस्से से अपने पीछे खड़े जेल प्रहरियों से स्पष्टीकरण मांगा। बेचारा जेल प्रहरी भी दंग रह गया। स्पष्टतः जब यह व्यक्ति पहली बार आया था तो गार्ड को उसकी अच्छी देखभाल करने का निर्देश दिया गया था, तथापि अब उसकी वास्तव में बहुत अच्छी देखभाल की गई थी, अपने पिता से भी अधिक प्यार से। यहाँ तक कि उसके पीछे चल रहे अन्य हिरासत केंद्र के गार्ड भी पूरी तरह से हैरान थे। क्या हो रहा था? तुम कुतिया के बच्चे, क्या मैंने तुम्हें यहाँ आकर मौज मस्ती करने की इजाजत दी है? हॉन्ग वेन ने गाली दी, जल्दी से गार्डों को लोहे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया और एक डंडा पकड़ लिया और अंदर घुसकर पिटाई करने के लिए तैयार हो गया।
इस समय तक विहान ने होंग वेन के आगमन को पहले ही नोटिस कर लिया था। चेहरे पर सहजता और सहज भाव के साथ उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने उसे देखा ही न हो। धिक्कार है तेरा, अपना पिछवाड़ा यहां से बाहर निकालो, होंग वेन विहान पर चिल्लाया। आज जब से विहान आया है, सूनी अब तक उसे अनदेखा कर रही थी। होंग वेन को नहीं पता था कि उस बच्चे ने उसके साथ क्या किया था। वह सूनी को भोजन के लिए आमंत्रित करने ही वाला था, लेकिन उस छोटी कुतिया ने उसके अनुरोध को साफ तौर पर अस्वीकार कर दिया, चाहे उसने कितनी भी विनती की हो। वह बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। मूलतः वह भोज में पेय पदार्थों में कुछ मिलाने में कामयाब रहा था, जिसका उद्देश्य सूनी को नशे में धुत करना था और फिर। लेकिन अब उसने उसे जरा भी मौका नहीं दिया। तुरंत ही उसका गुस्सा विहान की ओर गया, जो अभी भी यहाँ आनंद ले रहा था। क्या ये मुसीबत को आमंत्रित करना नहीं था? मेरे पिताजी ब्यूरो चीफ हैं। यहाँ मुझे छूने की हिम्मत किसमें है? अगर शहर से कोई आता भी तो मेरे पिताजी के पास उससे निपटने का कोई न कोई तरीका होता। सबसे बुरी स्थिति में तो हम और अधिक पैसा खर्च करेंगे। मेरे नाम की जमीन से खिलवाड़ करने की हिम्मत कौन करेगा? लेकिन जैसे ही होंग वेन हाथ में डंडा लेकर विहान के पास पहुंचा, उसके पिता की तेज चीख अचानक हिरासत केंद्र में गूंज उठी। वहीं रुक जाओ। सभी की नजरें होंग युनबो पर टिक गईं, जो एक पुरुष और एक महिला के साथ सहजता से आ रहे थे। जब होंग वेन ने गुस्से से अपने पिता की ओर देखा तो उसकी अभिव्यक्ति एक पल में अजीब हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि अनुप्रीता के स्वभाव और रूप ने उसे बहुत आकर्षित किया था। अनुप्रीता विशेष रूप से आकर्षक आभा के साथ झोगहाय शहर में एक प्रसिद्ध सौंदर्य था। कई बड़े कारोबारी उसके जाल में फंस गए थे। एक बार एक अमीर यांजिंग टाइकून ने अनुप्रीता को खुश करने के लिए अरबों RMB खर्च किए थे, यहाँ तक कि झोगहाय शहर में प्रेम आतिशबाजी की व्यवस्था की थी और तियानुयू समूह के सभी 4 द्वारों के प्रवेश द्वारों पर 10 मील से अधिक दूरी तक गुलाबों की कालीन बिछाई थी। लेकिन अनुप्रीता ने उसके लिए नाराजगी जताने की भी जहमत नहीं उठाई। कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों ने तो हैनान में समुद्र तट पर भव्य भोज का आयोजन भी किया था, जिसमें उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। अनेक मशहूर हस्तियां, समाजसेवी और दूसरी पीढ़ी के लोग वहां आए, लेकिन अनुप्रीता ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। चाहे उन्होंने उसका पक्ष जीतने के लिए कितने भी प्रयास किए हों, उनके तरीके उस पर बेकार रहे। कुछ लोग तो ये भी सोचने लगे कि क्या अनुप्रीता बहुत ठंडा था। इस समय होंग वेन को स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि अनुप्रीता कौन था। अपने मूर्ख दिमाग में वह लाखों कारण सोच रहा था। क्या ये सुंदरी संभवतः उसके पिता की नई रखेल हो सकती है? जैसा बाप वैसा बेटा, इन दिनों रखेल रखना बहुत सामान्य बात हो गई है। होंग युनबो के लिए एक निजी सहायक को सहायता देना मानक बात हुआ करती थी, यह कोई छिपाने वाली बात नहीं थी। अब जब अनुप्रीता उसके साथ हिरासत केंद्र का दौरा कर रहा था, तो होंग वेन को संदेह होने लगा। पिताजी, आप यहाँ क्यों आए हैं? होंग वेन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके पिता संकट में हैं। उनके साथ डिप्टी मेयर और झोगहाय की व्यापारिक तानाशाह दुर्जय महिला अनुप्रीता भी थी। इनमें से किसी को भी अपमानित करने का मतलब एक अच्छे भविष्य को खोना हो सकता है। विशेष रूप से बोधिसत्व सदृश अनुप्रीता की उपस्थिति में होंग युनबो ने अपने आप को इतना अदूरदर्शी और हृदयहीन पुत्र होने के लिए कितना कोसा। होंग युनबो का चेहरा सख्त था और उसने किसी पुराने कुएं की तरह शांति से कहा, कृपया उस अंगरक्षक को बाहर निकालिए जिसे आज लाया गया था। उसके पीछे खड़े 2 भारी भरकम लोग होंग युनबो का लगभग दम घोंट रहे थे, जिसके पसीने छूट रहे थे, यहाँ तक कि अपने बेटे से विहान को रिहा करने के लिए कहने के लिए भी विनम्र शब्द कृपया कहना जरूरी हो गया था। लेकिन ऐसे निकम्मे बेटे की उम्मीद किसने की होगी? होंग वेन की नजर कामुक थी। अनुप्रीता को देखने के बाद उसकी निर्लज वासना भरी निगाहें उसके शरीर पर घूम गईं। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, पिताजी, ये सुंदरी कौन है? होंग वेन को वासना ने जकड़ लिया और उसने मुस्कुराते हुए जल्दी से पूछताछ की, लगभग पूरी तरह से उपमहापौर झांग हनलिन की उपस्थिति को नजरअंदाज करते हुए। अनुप्रीता के आकर्षण और उपस्थिति ने सभी को पूरी तरह से अभिभूत कर दिया। होंग वेन की कामुक आंखें अनुप्रीता को निहारने के लिए लगभग बाहर निकल आई। उसे अपने बगल में खड़े किसी बूढ़े उपमहापौर की क्या परवाह थी। लेकिन होंग युनबो अपनी पुलिस वर्दी के ऊपर से पसीना बहा रहा था और उसके दांत भींचे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी पदोन्नति का रास्ता उनके निकम्मे बेटे के कारण बर्बाद हो जाएगा। उसको छोड़ दो।
उस लड़के ने मेरी औरत को नाराज कर दिया और मैं उसे कष्ट नहीं सहने दूंगा। आप आज यहाँ हैं, पिताजी। हमें परेशानी से बचाने के लिए शायद किसी ने उस कमीने को मार दिया हो। अध्याय 76। क्या यह आदमी इंसान भी है? थप्पड़। जानवर। इससे पहले कि हॉन्ग वेन अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। थप्पड़ की तीखी आवाज सुनकर हॉन्ग वेन की आंखें गुस्से से लगभग बाहर निकल आईं। उपमहापौर के सामने ऐसी बातें कहने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वह मौत की तलाश में नहीं था? लेकिन इस समय हॉन्ग वेन को उसके अपने पिता ने लगभग बेसुध कर दिया था। वह ये भी नहीं समझ पाया कि उसने क्या गलत किया था या उसके पिता ने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। क्या वह हमेशा अपने पिता से उन बातों पर चर्चा नहीं करता था जब दूसरे लोग उसे ठेस पहुंचाते थे? और उस समय उसके पिता ज्यादा कुछ नहीं कहते थे, बस उसे सलाह देते थे कि वह चीजों को थोड़ा और सफाई से संभाले। लेकिन अब सब कुछ ने उसकी सोच को पूरी तरह से पलट दिया था। हॉन्ग यूनबो के आदेश के तहत विहान सभी के आश्चर्य के लिए सहज और लापरवाह तरीके से कमरे से बाहर चले गए। मादरचोद। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह बच्चा हिरासत में इतना घमंडी था। पता चला कि उनका समर्थन इतना मजबूत है, यहां तक कि हॉन्ग वेन के पिता भी व्यक्तिगत रूप से उसे रिहा कराने आए। ये नालायक लड़का कौन है? इस समय हिरासत में मौजूद सभी कैदी उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए और लगभग जोर से चीखने को तैयार हो गए। विहान को सुरक्षित और स्वस्थ बाहर आते देख अनुप्रीता की ठंडी और सुंदर पुतलियां सांत्वना की एक झलक से चमक उठी। जैसे ही विहान हॉन्ग वेन के पास से गुजरा, जो भ्रम में जमीन पर पड़ा था, उसने जानबूझकर मुंह में सिगरेट के साथ हॉन्ग वेन की उंगलियों पर जोर से कदम रखा, जिससे हॉन्ग वेन दर्द से चीखने लगा जैसे कोई भूत भेड़िए के लिए रो रहा हो। आउच! इसके लिए क्षमा करें, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम ठीक हो? तुम जमीन पर पड़े क्या कर रहे हो? क्या आपको अपने ऊपर पैर रखे जाने में आनंद आता है? विहान ने तुरंत भौहें चढ़ाईं और माफी मांगी। क्रोधित होकर हॉन्ग वेन की क्रोधित आंखें और भी तेज हो गईं। जैसे ही हॉन्ग वेन को ऊपर आने में मदद की जा रही थी, उसने खुद को विहान को नाराजगी से घूरते हुए पाया। विहान ने बिल्कुल हानिरहित दिखते हुए कहा, चूंकि आपको उठाया जाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपको नीचे रख दूंगा। इसके साथ ही विहान ने उठाए गए हॉन्ग वेन को जोर से जमीन पर गिरा दिया, जिसके परिणामस्वरूप तुरंत चीखों का एक और दौर शुरू हो गया। यहां तक कि उपमहापौर झांग हनलिन ने भी आंखें मूंद ली और हॉन्ग यूनबो केवल दर्द में दृश्य देख सकते थे। अनुप्रीता को और भी अधिक अवाक कर देने वाली बात यह थी कि विहान स्पष्ट रूप से किसी पर जानबूझकर कदम रख रहा था, फिर भी उसने ऐसा नाटक किया जैसे कि यह एक दुर्घटना थी। जल्दबाजी में हॉन्ग वेन से माफी मांगी, जिससे हॉन्ग वेन इतना क्रोधित हो गया कि वह उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारने के करीब था। मेयर झांग, आपने सुना है कि अभी क्या हुआ? जहां तक इससे निपटने का सवाल है, मुझे लगता है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं अब अपने अंगरक्षक को ले जा रहा हूं। यदि आपको अपनी जांच में सहयोग की आवश्यकता हो तो बेझिझक मुझसे कभी भी संपर्क करें। अनुप्रीता ने विनम्रता से अपनी बात कही, लेकिन उनके लहजे में स्वाभाविक रूप से किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का व्यवहार झलक रहा था। उसके मुंह से निकले हुए सबसे नर्म शब्द भी प्रभावशाली लगते थे। हाँ, बिल्कुल मिस अनुप्रीता, निश्चिंत रहें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि इस युवक को न्याय मिले। झोंगहाई शहर को बेहतर भविष्य देने के लिए मैं जनता को उचित स्पष्टीकरण दूंगा। जहां तक कांसे के मुखौटे वाले व्यक्ति के साथ हुई घटना का सवाल है, मैं इसकी जांच किसी और से करवाऊंगा। अब जब सबने देख लिया है। अनुप्रीता इन राजनीतिक हलकों की मधुर बातों के आदी थे और बहुत अधिक सुनने के बाद उन्हें ये बातें खटकने लगीं। उपमहापौर के साथ औपचारिक अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद वह विहान के साथ चली गईं और हॉन्ग वेन को पीछे छोड़ दिया, जिससे तब पता चला कि दूसरी पार्टी झोंगहाई शहर के त्यान्यू समूह की सीईओ थी। एक क्षण में उसने तेज सांस ली। अब वह सचमुच बर्बाद हो चुका था। वह सोचता था कि उसके पिता अजेय हैं और कोई भी उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। पर अब उसके छोटे से अंगरक्षक को पूरे झोंगहाई शहर के एक प्रसिद्ध कॉर्पोरेट प्रमुख का समर्थन प्राप्त था। उसे किसी और के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था और उसे तो बस इस आदमी को परेशान करना था। अनुप्रीता विशेष रूप से अपने लिए सुरक्षात्मक थी और अब न केवल हॉन्ग वेन स्तब्ध था, बल्कि उसके पिता की पदोन्नति की संभावना भी खत्म हो गई थी।
हिरासत केंद्र के मुख्य द्वार से बाहर निकलते ही उनके सामने एक क्रिस्टल ग्लोबल लिमिटेड एडिशन गैलाडो खड़ी थी। इसका स्वरूप ही किसी को भी पूरी तरह से वश में करने के लिए पर्याप्त था, जैसे आकाश में उड़ने के लिए पंखों की एक जोड़ी। कार का डिजाइन तो और भी अधिक उत्तम था। यह एक ट्रांसफॉर्मर, एक आयरनहाइड योद्धा की तरह प्रभावशाली लग रहा था। इस कार की कीमत कम से कम करोड़ों में होगी, है ना? विहान की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति को देखकर अनुप्रीता अंदर ही अंदर खुश हुए बिना नहीं रह सका। ये हमेशा डरावना होता था जब कोई ठग अशिक्षित होता था। वह पूरी तरह से एक गंवार होता था जो हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करने से पहले अपने मुंह से शुरुआत करता था। अनुप्रीता की बेहद खूबसूरत लेकिन साधारण शानदार स्पोर्ट्स कार को देखकर विहान ने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाए। बॉस, आपकी कार बहुत अच्छी लग रही है, ये सचमुच बहुत महंगी होगी, है ना? अपने सामने इस बदमाश की आंखों में श्रद्धा देखकर अनुप्रीता को खुशी का एक गुप्त रोमांच महसूस हुआ। सीईओ के रूप में उन्होंने जो कुछ भी किया उसका स्वागत तालियों और फूलों से हुआ। कौन तारीफ सुनना पसंद नहीं करता, खासकर विहान जैसे व्यक्ति से जो कामुक, लालची और हमेशा लाभ की तलाश में रहता था। जितना अधिक वह एक असफल व्यक्ति की तरह व्यवहार करता, उतना ही वह अंदर से खुश महसूस करती। ये ठीक है, करों के बाद ये लगभग 10 या 20 मिलियन है। क्या 20 मिलियन? अनुप्रीता ने यह बात हल्के में कही, लेकिन विहान चौंक गए। महंगा? अनुप्रीता ने उसकी ओर घृणा से देखा। यह तो मात्र $20 मिलियन की स्पोर्ट्स कार है। क्या इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति वास्तव में आवश्यक थी? इसके अलावा स्पोर्ट्स कार अनुप्रीता को उपहार स्वरूप दी गई थी। वह इतनी उच्च स्तरीय लग्जरी स्पोर्ट्स कार खरीदने के लिए पैसे कहां से लाएगी? यद्यपि अनुप्रीता एक बहुराष्ट्रीय निगम की सीईओ थी जिसका वार्षिक वेतन करोड़ों में था, फिर भी उन्होंने वैध भुगतान पर जोर दिया। वह कंपनी के उन लोगों को कतई यह अनुमति नहीं देंगी कि वे छिपकर मुनाफा कमाएं। कंपनी के भविष्य के लिए अनुप्रीता ने लगभग हमेशा एक व्यक्तिगत उदाहरण स्थापित किया, जिस बात ने सभी को उनकी और भी अधिक प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। वही ये थी कि हर साल वह अपने वेतन का 80% हिस्सा गरीब ग्रामीण बच्चों के लिए आशा स्कूल बनाने के लिए दान कर देती थी। जब भी वह टीवी पर उन बच्चों को देखती थी जिनके पास न तो कक्षाएं होती थीं और न ही खाने के लिए कुछ होता था, तो अनुप्रीता का दिल विशेष रूप से दुखता था। लगभग हर बार जब वह ऐसी खबर देखती तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते। यद्यपि वह कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर थी और उनके हर कदम से व्यापार जगत पर उनका बहुत प्रभाव था, फिर भी उनके दैनिक जीवन में उनका हृदय बहुत कोमल था और उनमें असाधारण रूप से गहरी करुणा थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी उसके प्रति अधिक आज्ञाकारी रहें, उसे एक व्यक्तित्व अपनाना पड़ा, एक ठंडी और लगभग अलौकिक व्यवसाय महिला का। हे, तुम बहुत अमीर हो। मेरा मतलब है, क्या आप शायद? विहान ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा। वह कुछ शर्मिंदा लग रहा था। अनुप्रीता उसके बर्फीले चेहरे को देखकर एक नाजुक मुस्कान के साथ लगभग फूट पड़ा। क्या आप आभारी महसूस कर रहे हैं कि इस महिला ने आपको हिरासत केंद्र से बचाया और आप अपना आभार व्यक्त करने के लिए इस महिला को रात के खाने पर बाहर ले जाना चाहते हैं? ऐसा लग रहा था कि यह आदमी इतना बुरा नहीं था, कम से कम वह कृतज्ञता तो जानता था। ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ व्यर्थ नहीं आया हूँ। बेशक उनकी बातचीत का तरीका खराब था, लेकिन कम से कम उन्हें सामाजिक शिष्टाचार की थोड़ी समझ थी। ऐसा लग रहा था कि वह मेरी दयालुता के लिए धन्यवाद देने के लिए मुझे रात्रि भोज पर आमंत्रित करना चाहता था। अनुप्रीता इच्छाधारी सोच में लिप्त हो गई और यहाँ तक कि विहान के प्रति उसकी निगाह भी थोड़ी नर्म हो गई। हे बॉस, आप इतने अमीर हैं, मैं आपको रात के खाने पर कैसे आमंत्रित कर सकता हूँ? कैसा रहेगा आप मुझे पिछली बार का परफेक्ट अटेंडेंस बोनस दे दें? जब वह बोल रहा था तो विहान को किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई, मानो ऋण वसूलना उसका दैवीय अधिकार हो, और वह अपने बारे में काफी अच्छा महसूस कर रहा था। एक पल में अनुप्रीता का उसके प्रति हल्का सा स्नेह बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसकी अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। अनुप्रीता पूरी तरह से चकित था। उसके मन में जो भी गुप्त प्रसन्नता के विचार थे वे सब लुप्त हो गए। क्या यह आदमी दिमाग से बीमार है या क्या? मैं उसे बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हुए यहाँ दौड़ा, और वह उसमें वास्तव में इतनी हिम्मत है कि मुझसे पूर्ण उपस्थिति बोनस मांग रहा है। क्या यह आदमी इंसान भी है? आखिरकार मैं त्यानयू का उच्च पदस्थ सीईओ हूँ और ये तुच्छ व्यक्ति मुझसे पूर्ण उपस्थिति बोनस की मांग कर रहा है। क्या बकवास है?
अनुप्रीता गुस्से से लगभग बेहोश हो गया था। यह आदमी बिल्कुल वैसा ही जानवर था जैसा हुआ ने वर्णन किया था। अध्याय 77 महिलाएं वास्तव में भयानक हैं। अरे 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 श्रीमान अध्यक्ष, अपनी सारी संपत्ति के साथ निश्चित रूप से आप मेरी कड़ी मेहनत से अर्जित सुरक्षा गार्ड की तनख्वाह देने से बचने के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, है ना? बिल्कुल नहीं। आप जैसे बहुराष्ट्रीय समूह के अध्यक्ष भुगतान रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना? मजाक तुम पर है। मैं अनुप्रीता आपके पैसे रोक लूं? हाँ, ये तो सिर्फ पैसा है ना? मैं अनुप्रीता इसे तुम्हें दूंगा। अनुप्रीता विहान की दुस्साहसता से चकित थी और सोच रही थी कि आज उसे बचाने के बाद इस बेशर्म आदमी को उससे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई। क्या वह सचमुच मानवीय शालीनता को नहीं समझता था? लेकिन जब अनुप्रीता ने कार के अंदर अपने बैग में हाथ डाला तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने साथ कोई नकदी नहीं लाई थी, और उनके स्तर के किसी व्यक्ति के लिए अधिक नकदी साथ रखना सामान्य बात थी, क्योंकि उन्हें सामान्य खर्चों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती थी। संपन्न झोंगहाई शहर में जहां अनुप्रीता जैसे लोग जाते हैं, आप आमतौर पर कार्ड से भुगतान करते हैं और एक झटके में हजारों रुपये खर्च कर देते हैं। यदि आप नकदी अपने साथ रखते हैं तो उसे कहां रखेंगे? इसके अलावा बड़ी मात्रा में नकदी का दिखावा करना एक दिखावटी व्यक्ति के लिए पूरी तरह से घृणित व्यवहार था। क्या बात है मालिक, यह एक सुरक्षा गार्ड के लिए पूर्ण उपस्थिति है। क्या तुम सचमुच इतना नीचे गिर गए हो? क्या आप वास्तव में मेरी अल्पपूर्ण उपस्थिति बोनस की भी लालसा कर रहे हैं? यह मेरी भावी पत्नी के लिए निधि है, लेकिन अगर आप वास्तव में भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो ये भी ठीक है। विहान ने अच्छे स्वभाव का नाटक किया। आखिरकार हम पति और पत्नी हैं। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मेरी पत्नी हो। क्या तुम्हारा पैसा मेरा पैसा नहीं है? और मेरा पैसा आपका पैसा है ना? इसलिए यदि आप इसे नहीं देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। विहान बोलते समय वो बिना किसी अभिव्यक्ति या दिल की धड़कन में बदलाव के ऐसा करने में सक्षम था, यह मानकर कि अनुप्रीता उसे परिवार मानता है, एक ऐसी निकटता का निर्माण कर रहा था जो अन्यथा अस्तित्वहीन थी। यदि अब कोई बाहरी व्यक्ति उन्हें देख ले तो वह सचमुच यह मान लेगा कि वे वैवाहिक रिश्ते में हैं। लिन, अपना मुंह बंद करें। पैसा मैं तुम्हें जरूर दूंगा। जहां तक आपने अभी जो कहा, मैं आशा करता हूं कि आप मेरे सामने इसका जिक्र दोबारा नहीं करेंगे। याद रखिए, हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, बाल के बराबर भी नहीं। जो कुछ हुआ उसकी व्यवस्था हमारे बुजुर्गों ने की थी। हम दोनों इसमें निर्दोष हैं। इस बार भड़कने के बजाय अनुप्रीता ने शांति से बात की, जैसे कि वह सावधानीपूर्वक समझा रही हो कि उनकी पिछली मुलाकात महज एक गलतफहमी थी। लेकिन यह आदमी पूरी तरह से उदासीन था। हंसते हुए बोला, मैं जरा भी निर्दोष महसूस नहीं करता। मुझे लगता है कि मेरे माता पिता ने इस मामले में सही काम किया। आप इतने अमीर हैं तो मुझे अपना निजी सहायक क्यों नहीं बना लेते? पूरे दिन दरवाजे पर पहरा देने के बजाय, जो काफी शर्मनाक है। मेरा मतलब है, अगर दूसरों को पता चला कि राष्ट्रपति के पति त्यानियु समूह के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे हैं, तो यह आपके लिए कितना शर्मनाक होगा, है ना? इसके अलावा जब हम बच्चे थे और आप अक्सर मेरे साथ शरारतें करते थे, तो आप मेरे साथ अजनबी जैसा व्यवहार नहीं करते थे। तो अब आप इतनी दूरी क्यों बना रहे हैं? यह आदमी वास्तव में खुद को बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं देखता है। अनुप्रीता के धैर्य की परीक्षा उसके शब्दों से हो रही थी, और उसने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए, मुंह बनाते हुए उससे और अधिक परेशान न होने का निर्णय लिया। वह बहुत ही क्रोधित करने वाला था। इसके अलावा वह विशेष रूप से बेशर्म था। जब भी वह उसके बारे में थोड़ा भी सकारात्मक महसूस करने लगती, तो वह उसके दिल में अपनी छवि खराब करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेता। क्या ऐसा हो सकता है कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था? मनोवैज्ञानिक रूप से कहें तो जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक दर्द का अनुभव करता है, तो वह दूसरों के साथ जुड़ने से इस डर से इनकार कर सकता है कि उसकी अपनी समस्याओं के कारण उसके मित्रों और परिवार को नुकसान हो सकता है। वह किसी के भी करीब जाने से डरता था। उसे डर था कि ज्यादा करीब आने से दूसरों को नुकसान हो सकता है या वह बोझ बन सकता है। क्या वह सचमुच अतीत में किसी बड़ी मुसीबत से गुजरा था जिसके कारण वह दूसरों के करीब आने में इतना असमर्थ हो गया था? असंभव। यदि वह दूसरों पर बोझ नहीं डालना चाहता था तो भी वह इतना अपमानजनक क्यों था? स्पोर्ट्स कार चलाते हुए अनुप्रीता कभी कभी विहान की ओर देख लेता था।
ईमानदारी से कहें तो वह जितना भी हास्यास्पद लग रहा था, उसमें एक ऐसी आभा थी जो औसत लोगों से बिल्कुल अलग थी, लेकिन अनुप्रीता यह नहीं बता सकी कि वास्तव में उसमें क्या अंतर था। फिर भी जब भी उसे विहान द्वारा उपस्थिति बोनस की मांग की याद आती, तो उसके मन में जो भी अच्छी छाप बची थी, वह उसके दिल से पूरी तरह गायब हो जाती। लगभग आधे घंटे की ड्राइव के बाद जब वे घर के करीब थे, अनुप्रीता के असीम रूप से मोहक पैरों ने ब्रेक मारा और उसने कहा, बाहर निकलो। कार के अंदर अनुप्रीता की सुगंध का आनंद लेते हुए विहान काफी संतुष्ट थे। लेकिन तभी अचानक उसे घर के सामने ही बाहर निकलने को कहा गया तो उसने सोचा, किस लिए? बॉस, आप मुझे जानबूझकर इसलिए परेशान नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने उपस्थिति बोनस मांगा था, है ना? बाहर घना अंधेरा है और आप चाहते हैं कि मैं गाड़ी से बाहर निकल जाऊं। महिलाएं, वे वास्तव में ऐसी चीज हैं जिनके साथ आप खिलवाड़ नहीं करना चाहते। जरा देखिए, उनसे मात्र उपस्थिति बोनस मांगिए और तुरंत ही वे आपके लिए चीजें मुश्किल बनाना शुरू कर देंगे। तुम अपने आप वापस जाओ। मुझे आज रात एक महत्वपूर्ण ग्राहक से मिलना है और मैं शायद काफी देर से लौटूंगा। हुआ को मेरे लिए बता दो ताकि वह बाद में मुझे न ढूंढे। अनुप्रीता जियाओ की सुंदर गर्दन खुरदुरे जैद की तरह चमक रही थी। रात में हल्की नियोन रोशनी से इसकी पारदर्शिता और चमक और भी बढ़ जाती थी। उसके नाजुक लचीले होंठ चमक के नीचे संवेदनशील और कामुक रूप से आकर्षक दिखाई दे रहे थे। दिन के समय वह एक पेशेवर ओएल पोशाक पहनती थी, सुरुचिपूर्ण, भव्य, उत्कृष्ट और शांत, जिसमें हर शीर्ष स्तरीय गुणवत्ता समाहित थी। लेकिन रात में उन्होंने हल्के नीले रंग की पतली पोशाक पहनी थी, जिसके साथ उन्होंने शास्त्रीय शैली की फिटिंग वाली लंबी स्कर्ट और ऊंची एड़ी के जूते पहने थे, जो व्यवसाय जगत की सशक्त महिला की पूरी भव्यता को प्रदर्शित कर रहे थे। सेक्सी, परिपक्व, विचारशील और शांत। सुडौल आकृतियां, भरे हुए स्तन, पतली कमर। कार की सीट पर बैठे हुए उसके भरपूर और मजबूत नितंब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। यह महिला वास्तव में बहुत ही आकर्षक थी, लेकिन ये दुख की बात है कि वह बहुत ठंडी थी। पूरे दिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी गई। विहान केवल इस तरह की महिला की प्रशंसा कर सकते थे। उसे उसके साथ छेड़खानी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि अनुप्रीता जैसी महिला को हासिल करना बहुत मुश्किल था। यदि वह उसे पाने में सफल भी हो जाता, तो भी यदि वह चाहता तो संभवतः उससे छुटकारा नहीं पा सकता था। यदि कुछ विशेष कारण न होते तो वे पहले ही एक साथ नहीं आते। अब एक साथ रहने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आप इतनी देर से एक ग्राहक से मिल रहे हैं। 10 बज चुके हैं। विहान ने अपनी घड़ी देखी। अनुप्रीता के चेहरे पर कुछ थकी हुई और अनिच्छुक अभिव्यक्ति देखी। क्या आप सचमुच इस ग्राहक से मिलना नहीं चाहते? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? ये स्पष्ट था कि आज रात का ग्राहक कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए, जिसे अनुप्रीता जैसे कद का व्यक्ति भी मना न कर सके। ऐसा प्रतीत होता था कि ग्राहक का निश्चित रूप से बहुत प्रभाव था। ठीक है, अब बाहर निकलो। देर हो रही है। हुआ को कहो कि वह जल्दी सो जाए और रात में सर्दी न पकड़ ले। सोने से पहले एक गिलास दूध पीना याद रखें। काम में इतना व्यस्त होने के बावजूद अनुप्रीता को अभी भी अपनी छोटी चचेरी बहन याद थी। ऐसा लगता था कि अनुप्रीता वास्तव में बुरी नहीं थी। न केवल वह अपने काम के रवैये में दृढ़ थी और एक मजबूत महिला की छवि रखती थी, बल्कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रति काफी ईमानदार और दयालु भी थी। आज की दुनिया में, विशेष रूप से अनुप्रीता के स्तर की महिला के लिए, ऐसा व्यक्ति मिलना वास्तव में दुर्लभ था जो दूसरों की देखभाल कर सके। बॉस, निश्चिंत रहें, आपका विनम्र सेवक आपका संदेश अवश्य पहुंचा देगा। विहान अचानक चौंक गया, जल्दी से कार से बाहर निकला और गंभीर किंतु हास्यास्पद ढंग से सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। फफ। अनुप्रीता तुरंत ही उससे प्रसन्न हो गया। बहुत खूब। बॉस, जब आप हंसते हैं तो आप बहुत सुंदर लगते हैं। विहान एक पल के लिए लगभग अचंभित रह गया। उसने उसे गुस्से में तो अच्छा दिखते देखा था, लेकिन उसने उसे पहले कभी हंसते नहीं देखा था। उसकी चमकदार आंखें प्रसन्नता की मधुर रेखाओं में बदल गईं। अपनी बकवास बंद करो, मैं जा रहा हूं। अनुप्रीता ने विहान को एक आकर्षक नजर से देखा और फिर गाड़ी चलाकर चली गई। हालांकि अनुप्रीता के जाने के कुछ ही देर बाद विहान के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे ठंडी पड़ गई। इसके स्थान पर चरम उदासीनता की अभिव्यक्ति थी तथा यहाँ तक कि एक पोकर चेहरा भी तीव्र हत्या के इरादे से भरा हुआ था। यदि आज अनुप्रीता उसके बचाव में नहीं आता तो संभवतः उसे आज रात स्वयं होंग वेन से निपटना पड़ता।
ऐसे व्यक्ति के लिए उसे मारना न केवल अफसोसजनक होगा बल्कि यह आम लोगों के लिए भी एक अच्छा काम हो सकता है। अध्याय 78 चाचा बहुत शुद्ध हैं, तुम जानवर, तुम वापस आ गए। वाह, तुमने मुझे मौत के घाट उतार दिया, तुम आखिरकार वापस आ गए। जब विहान ने विला के कमरे का दरवाजा खोला तो हुआ बुकी दयनीय रूप से लिविंग रूम में बैठी थी और टीवी को घूर रही थी। जिस क्षण विहान ने प्रवेश किया, युवा लड़की बदल गई। उसने विहान को गले लगा लिया, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, और उसकी सुंदर आंखों में कुछ आंसू भी झलक आए। हुआ बुकी द्वारा गले लगाए जाने पर विहान पहले तो चौंक गए, लगभग वहीं जम गए। क्या ये भी इस युवा लड़की का आशीर्वाद था? बहुत अधिक। बिल्कुल नहीं। मैंने उसे एक दोपहर भी नहीं देखा था और वह मुझ पर इतनी निर्भर हो गई है। विहान की शरारती निगाहें इधर उधर घूम गईं। लेकिन हुआ बुकी एक ऐसे बच्चे की तरह जो कभी बड़ा नहीं हुआ। एक बार जब उसने विहान को गले लगाया तो वह उछलने और उछलने लगी, मानो उसने भोर की पहली किरण देख ली हो। उसकी उभरती हुई छाती विहान की छाती से रगड़ खाई, जिससे उसे तुरंत अंदर से बेचैनी महसूस हुई। आपको ये जानना होगा कि यद्यपि हुआ बहुत बड़ी नहीं थी और न ही उसकी छाती विशेष रूप से बड़ी थी, फिर भी वहां कुछ पदार्थ था। विशेषकर चिलचिलाती गर्मी में घर्षण अत्यंत आरामदायक था। देखो हुआ, अगर तुम मुझे ऐसे ही गले लगाती रही तो मेरी सांस फूल जाएगी। विहान वास्तव में आरामदायक अनुभूति को बिगाड़ना नहीं चाहता था, लेकिन हुआ बुकी का आलिंगन बहुत ज्यादा कड़ा था और उसकी बेचारी गर्दन टूटने वाली थी। चाचा, ये बहुत अच्छी बात है कि आप वापस आ गए। उसने फिर से उससे बात करने का तरीका बदल दिया। हुआ बुकी स्पष्ट रूप से बहुत उत्साहित थी और अचानक उसने विहान के काले और उलझे हुए चेहरे पर एक मजबूत चुंबन दिया। एक थप्पड़ के साथ विहान की आंखें उभर आई, मानो वह एक अचंभित बैल हो। ये बहुत तेजी से आया। मैं इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि तुम मुझे चूमना शुरू करो। विहान कई सेकंड तक मूर्ति की तरह स्थिर स्तब्ध खड़ा रहा। तभी हुआ बुकी को होश आया। पुलिस पहले ही किसी को पकड़ने आ गई थी, जिससे डरपोक हुआ बुकी सचमुच डर गया था। ऐसा लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो और उसने एक क्षण में ही अपने लिए सोचने की क्षमता खो दी, क्योंकि वह अभी भी काफी युवा थी और अब तक उसने एक बहुत ही सहज जीवन जिया था। अचानक जिस आदमी को वह तीखे स्वर में जानवर चाचा कहती थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और वह पूरे दिन भावनात्मक रूप से अशांत रही। उसने अफवाह सुनी थी कि जो लोग पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं, उनकी तीव्र क्यूई को दबाने के लिए आमतौर पर उन्हें थाने में पिटाई झेलनी पड़ती है। विहान को सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो में बुरी तरह से पीटे जाने की कल्पना करते हुए हुआ बुकी घर पर रोने से खुद को नहीं रोक सकी। उसकी नाजुक भौहें मुड़े हुए आटे की तरह मुड़ गईं। वह मन ही मन सोच रही थी कि क्या विहान सुअर के सिर की तरह दिखकर वापस आएगा। वह युवा लड़की जो एक कीड़े पर पैर रख देने पर भी दुखी हो सकती है, वह विहान को, जिसके साथ वह इतने दिन रह रही थी, पिटते हुए कैसे देख सकती थी। लेकिन अब उसे जीवित और घर वापस देखकर वह बहुत खुश थी। उसकी उत्तेजना इतनी अधिक थी कि उसे संभालना लगभग असंभव था। हालांकि विहान के चेहरे को चूमने के बाद युवा लड़की अपनी नम आंखों के साथ पछतावा महसूस करने लगी। वह उस पल को भूलने की तैयारी कर रही थी, जैसे कि वह कभी हुआ ही न हो। लेकिन तभी विहान ने कुछ कहा। हुआ, क्या तुमने अभी मुझे चूमा? विहान ने अपना चेहरा छुआ और प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। विहान की गहन निगाहों के सामने युवा लड़की का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। जल्दी से उसने समझाया, कौन? तुम्हें किसने चूमा? तुम सचमुच बेशर्म हो। तुमने मुझे चूमा नहीं। क्या तुम ही तो नहीं थे जिसने अभी मुझे चूमा था? देखो, मेरे चेहरे पर अभी भी तुम्हारी लार लगी हुई है। क्या लार? मैं हुआ बुकी आपको एक चुंबन का सम्मान देता हूं और आप अपने चेहरे पर छोड़ी गई लार के बारे में शिकायत करते हैं। तुम जानवर हो। मैं एक युवा, अद्वितीय, सुंदर युवती तुम्हें एक चुंबन देती हूं और तुम न केवल कृतघ्न हो, बल्कि तुम ये भी कहते हो कि मैंने तुम्हारे चेहरे पर लार छोड़ दी है। तुम जानवर हो। हुआ बुकी ने मन ही मन विहान को 108 बार कोसा। आप कहाँ? मैंने तुम्हें कब चूमा था? मैंने नहीं किया। लड़की ने जल्दी से उसकी गर्दन खींचते हुए समझाया। हुआ, यहीं पर तुम गलत हो। मेरा चेहरा गोरा और साफ है और मैंने अभी अभी इसे बाहर धोने के लिए पैसे भी खर्च किए हैं।
लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया तुमने मेरे चेहरे पर थूक लगा दिया। मुझे बताओ तुम मुझे इसकी भरपाई कैसे करोगे? आप, तुम। हुआ बुकी अचानक विहान के बेशर्म शब्दों से भयभीत हो गई। लेकिन लड़की बेवकूफ नहीं थी और क्रोधित होकर उसने जवाब दिया, तुम मुझे एक चुंबन देने के लिए बाध्य हो, तुम मुझे मेरा पहला चुंबन देने के लिए बाध्य हो। यह मेरा पहला चुंबन है, तुम मुझ पर कर्जदार हो, तुम मुझ पर कर्जदार हो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मुआवजा दो। ये देखकर कि विहान बेशर्मी से ये दावा कर सकती है कि उसने उसके चेहरे पर थूका है, हुआ बुकी ने मूर्खता नहीं की और जल्दी से विहान से उसके पहले चुंबन के लिए मुआवजा मांगा। इसके अलावा उसने विहान के कपड़े पकड़ लिए और उन्हें जोर से हिलाया, बिल्कुल एक भोले बच्चे की तरह, बेहद लोली आवाज के साथ। उसके चुलबुले स्वर ने विहान की हड्डियों को लगभग पिघला दिया। हालांकि विहान जैसे मार्शल आर्ट की दुनिया के पुराने खिलाड़ी के लिए ये काम आसान था। चूंकि तुमने मुझे अपना पहला चुंबन दिया है, इसलिए एक चाचा होने के नाते मैं तुम्हें निराश नहीं होने दूंगा। सौभाग्य से मेरा पहला चुंबन अभी भी बरकरार है, इसलिए मैं इसे मुआवजे के रूप में आपको दे दूंगी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआ बुकी अचंभित रह गया। उसे अपनी हैरानी से बाहर आने में थोड़ा समय लगा और फिर विहान की नाक की ओर इशारा करते हुए उसने गुस्से से कहा, तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? आप पहले से ही इतने बूढ़े हो चुके हैं, आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि आपका पहला चुंबन अभी भी बरकरार है? तुम तो सचमुच एक जानवर हो। हे हुआ तुम समझ नहीं रहे हो। मैं किसी महिला का हाथ छुए बिना ही बड़ा हुआ हूं और मैं अभी भी शुद्ध कुंवारा हूं। पहला चुंबन इतना पवित्र और गौरवशाली होता है कि मैं इसे किसी को कैसे दे सकता हूं। मुझे इसे कम से कम आप जैसी खूबसूरत लड़कियों के लिए बचाकर रखना चाहिए, एक युवा और अजेय सुंदरता के लिए। तुम्हें अपना पहला चुंबन देकर मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा, विहान ने धार्मिकता के भाव के साथ कहा, जिससे लड़की हक्की बक्की रह गई। अगर उस समय कोई भी आसपास होता तो वह निस्संदेह विहान को जानवर होने का श्राप देता। ये दृश्य टीवी पर दिखाए जाने वाले उस नाटकीय दृश्य जैसा ही था, जिसमें एक चाचा खुद को कुंवारी बताकर किसी शुद्ध और प्यारी मोल्लोली को धोखा दे रहा है। ये बिल्कुल क्लासिक होगा यदि इसके साथ यह पंक्ति भी हो कि अंकल के पास बड़ा सॉसेज है। मुझे यह नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। हुआ बुकी ने अपना प्यारा सा सिर झुकाते हुए अपने गुलाबी गालों को फुलाते हुए ऐसे भाव से कहा जैसे कह रही हो, चाचा आप बहुत कामुक हैं। इस बारे में बात करते हुए विहान का दुर्भाग्य था कि हुआ के आसपास होने के कारण उसका उपनाम बाहरी दुनिया के अनदेखे बंस जैसा ही था, जानवर, बदमाश, कमीना, चाचा। ये उपनाम मानो किसी जंजीर से बंधे हुए थे और भले ही विहान जानवर की तरह व्यवहार न करता हो, लेकिन ऐसा लगता था कि वह किसी तरह हुआ द्वारा बताए गए जानवर को धोखा दे रहा था। हकीकत में विहान उससे ज्यादा उम्र में बड़ा नहीं था और काफी युवा भी दिखता था, लेकिन हुआ उसे चाचा और जानवर कहता रहा। दिन प्रतिदिन ऐसा कहे जाने से कोई भी व्यक्ति वास्तव में जानवर बन सकता है, भले ही वह शुरू से ही जानवर न हो। अगर आप इसे नहीं चाहते हैं तो इसे भूल जाइए। विहान ने अपना चेहरा सीधा रखते हुए गुस्सा होने का नाटक किया, हालांकि वह ऐसा जानबूझकर कर रहा था। वह चाहता था कि हुआ उस चुंबन के बारे में भूल जाए, क्योंकि यदि वह उसे खुश करने की कोशिश करता रहा तो कौन जाने वह लड़की फिर से उसके साथ अपनी जान की लड़ाई लड़ेगी। पिछली बार जब हुआ ने अपना आपा खो दिया था तो उसने विहान के साथ जीवन मरण का खेल खेलने पर जोर दिया था। जब वे खेल रहे थे तब हुआ को बाद में एहसास हुआ कि उसके नीचे खून बहना शुरू हो गया है, लेकिन विहान को इसका बिल्कुल भी पता नहीं था। उसे यह नहीं पता था कि उसके कारण उसने अपनी पवित्रता लगभग खो दी थी। अध्याय 79। मुझे बहुत गर्व है चाचा, मुझे भूख लगी है। हुआ बुकी जिस अंदाज में चल रही थी वह मजेदार और प्यारा दोनों था। उसने अभी स्नान किया था, उसने नया पजामा पहना हुआ था जो उसने खरीदा था। विहान को उसका फायदा उठाने से रोकने के लिए शरारती लड़की आज मॉल गई और जानबूझकर भालू पजामा का एक सेट खरीदा, जो गर्मियों के बावजूद ठीक था क्योंकि कमरे में एयर कंडीशनिंग चालू थी। मुझे बिल्कुल भी ठंड महसूस नहीं हुई। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम फिलिपिनो नौकरानी से कुछ बनाने को क्यों नहीं कहते? क्या आपके चचेरे भाई के पास कोई फिलिपिनो नौकरानी नहीं है? बिल्कुल नहीं जानवर, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए कुछ खाने को बनाओ। क्या आप बीमार हैं? मैं एक बड़ा आदमी होकर आपके लिए खाना क्यों बनाऊंगा? उसमें गलत क्या है? घर पर मेरे दादाजी हर दिन मेरे लिए खाना बनाते हैं और वह एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं।
क्या आप, एक वयस्क व्यक्ति, खाना पकाते समय मर जाएंगे? हुआ बुकी अपनी सर्व समावेशी भालू गुड़िया को पकड़े हुए राजकुमारी की तरह सोफे पर लेटी हुई थी। अगर तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगे, तो जब मेरी चचेरी बहन वापस आएगी, तो मैं उससे कह दूंगी कि तुमने मुझे रात में तंग किया था, और तुमने मेरा पहला चुंबन भी छीन लिया था। फफ। विहान, जो पानी पी रहे थे, ने लगभग उसे थूक दिया और एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हुआ तुम हमेशा मुझे जानवर कहते हो, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा जानवर हो? क्या आप सचमुच ऐसा कह सकते हैं? हंसी। हुआ बुकी सोफे पर झुक गई, लापरवाही से हंसते हुए, चूंकि आप मेरे चचेरे भाई के अंगरक्षक और मेरे अस्थायी अंगरक्षक दोनों हैं, इसलिए एक अंगरक्षक में कुछ चेतना होनी चाहिए, है ना? जब आपका नियोक्ता भूखा हो, तो निश्चित रूप से आप जिम्मेदार हैं। अन्यथा दुनिया में आपको मुफ्त भोजन और पे कहाँ मिलेगा? ऐसा लगता है कि यह लड़की किसी से भी ज्यादा चालाक है। विहान ने खुद पर कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, लानत है। वास्तव में मैं आपके चचेरे भाई की कंपनी में सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हूं, और आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं एक अंगरक्षक और एक नानी दोनों हूं। विहान ने उसकी शालीन छाती पर गहरी नजर डाली और तिरस्कार से कहा, लोग कहते हैं कि स्तनधारी महिलाओं में दिमाग की कमी होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि चपटी छाती वाली लड़कियां स्तनधारी लड़कियों से ज्यादा स्मार्ट होती हैं। विहान ने कड़वाहट से मुस्कुराया और जल्दी से रसोई में चली गई। तुम जानवर हो। मेरी छाती थोड़ी छोटी हो सकती है, लेकिन इस महिला के पास असली सौदा है। मेरी छाती सपाट है और मुझे इस पर गर्व है। मैं देश के लिए कपड़ा बचा रहा हूँ। फफ। विहान लगभग फिसल गया और गिर पड़ा, उसके माथे से पसीना बह रहा था। ऐसा लगता है कि आजकल की लोलियां छोटी छाती रखने के लिए बहुत बढ़िया बहाना बना सकती हैं। आप जो कपड़ा बचा रहे हैं, उससे हुआक्सिया में बहुत सारे हवाई अड्डे होने चाहिए। यहां तक कि अधोवस्त्र की दुकान के मालिकों को भी नुकसान होगा। रसोई घर में विहान ने सहजता से कुछ इंस्टेंट नूडल्स बनाए, उनके चेहरे पर बड़े बड़े अक्षरों में अनिच्छुक लिखा हुआ था। उन्होंने इसे एक नौकर के रूप में हुआ बुकी के सामने रख दिया। भले ही यह सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स था, लेकिन विहान ने ऐसा किया जिससे युवा लड़की काफी संतुष्ट हो गई। अपनी अर्धचंद्राकार रत्नजड़ित आंखों को सिकुड़ते हुए उसने मीठी आवाज में कहा, छोटी लिंजी, उस अजय सुंदर युवा लड़की की खाने से पहले एक आदत है, मुझे किसी को मेरे लिए नाचते हुए देखना है, वरना मुझे भूख नहीं लगेगी और मैं खा नहीं पाऊंगी। क्या बकवास है। ये लड़की मेरे साथ खेल रही है। जब आप नहा रही थी तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि आप बिना किसी पुरुष के साथ नहा नहीं सकती? अरे, तुम फिर से अपने दिमाग में क्या घिनौनी बकवास सोच रहे हो? युवा लड़की ने कार्टून भालू को गले लगाया, अपनी बड़ी आंखें झपकाईं, एक प्यारी बच्ची की तरह दिख रही थी, लेकिन विहान को नहीं लगा कि इस लड़की में कुछ भी प्यारा था। क्या वह वास्तव में खुद से उसके सामने नाचने के लिए कह रहा है ताकि वह उसे देख सके? ये तो मेरे साथ खेलने जैसा है ना? नहीं, कुछ नहीं। अब विहान की बारी थी। अब जबकि उसने उसे मुश्किल में फंसा लिया है, तो कोई हद से ज्यादा बेशर्म तो नहीं हो सकता, है ना? आखिरकार उसने उसका चेहरा ही चूमा था। आप कौन सा नृत्य देखना चाहते हैं? गिगल, घुड़सवारी नृत्य। हुआ बुकी ने उत्साह से कहा। विहान द्वारा जल्द ही एक अपमानजनक नृत्य प्रदर्शन करने के बारे में सोचकर वह विशेष रूप से खुश महसूस कर रही थी। सच कहूं तो, हालांकि यह क्रूर आदमी कभी कभी बेशर्म हो सकता था, उसे चिढ़ाना काफी मजेदार था और उसके साथ बहस करना उबाऊ नहीं था। मुझे भविष्य में उसे और अधिक चिढ़ाने की जरूरत है, अन्यथा मेरे आने वाले दिन बहुत उबाऊ हो जाएंगे। स्कूल शुरू होने वाला है और एक नया छात्र होना बहुत परेशानी वाली बात होगी। किसी को भी नहीं जानना, मुझे निश्चित रूप से बहुत सारे प्रेम पत्र प्राप्त होंगे। सुंदर होना सचमुच एक अभिशाप है। छोटी लड़की ने मन ही मन आह भरते हुए विलाप किया कि वह कितनी असहनीय रूप से सुंदर है। उसके चेहरे का मनमोहक आकर्षण उसकी मासूमियत को दर्शाता है। ये सही है। विहान की आंखें अचानक चमक उठी। हुआ मुझे हुआ मत कहो। तुम्हें मुझे ऐसा कहने की अनुमति नहीं है। कृपया मुझे युवा अजय सुंदरी कहें। हुआ बुकी ने समझाते हुए अपनी छोटी सी छाती फुला ली। चक्कर आना। युवा अजय सुंदरी, क्या आज सुबह की हमारी शर्त अभी भी कायम है? क्या हम इस बात पर सहमत नहीं थे कि हारने वाले को जियांगनान घुड़सवारी नृत्य करना होगा? अब क्या आप पहले ही भूल गए हैं? चलो भी, शर्त तो शर्त है।
कृपया आगे जाएं। विहान ने धूर्त खिलखिलाते चेहरे के साथ कहा। उफ, सारा दिन गेम खेलने के बाद मैं बहुत थक गया हूं। याद रखना, जल्दी सो जाना जानवर। असफलता के करीब। जैसे ही विहान ने सुबह की घटनाओं का जिक्र किया, छोटी लड़की जल्दी से अपने कमरे में भाग गई और ऐसा दिखावा करने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो, और विहान को उसके धोखेबाज तरीकों पर मन ही मन कोसने के लिए छोड़ दिया। झोंगहाई शहर के समुद्र तट पर एक शानदार और सुंदर विला में। ओह, मिस अनुप्रीता, आप आ गईं। अंदर आइए, कृपया अंदर आइए। इस समय विला के एक भव्य रूप से सजाए गए कमरे के अंदर एक सुंदर प्लेबॉय झोंगहाई शहर की एक प्रसिद्ध सुंदरी अनुप्रीता की मेजबानी कर रहा था। उसके सामने व्यंजनों से भरी एक बड़ी मेज थी और वह एक चमकदार मुस्कान के साथ उसका स्वागत कर रहा था। कमरे की सजावट भी काफी सुंदर थी। उत्तम यूरोपीय शैली की आंतरिक डिजाइन, रेट्रो प्राकृतिक सजावट, रंगीन रोशनी तथा यूरोप से आए शास्त्रीय प्रकाश उपकरणों से सुसज्जित भव्य छत। मेज पर चीनी व्यंजन, पश्चिमी स्टेक, विभिन्न रंग बिरंगे पेय पदार्थ सभी प्रकाश में प्रतिबिंबित हो रहे थे, जिससे खाने के बर्तनों पर चमकदार प्रतिबिंब पड़ रहा था। समुद्र के किनारे स्थित इस विला में विस्तृत भूमि पर अनेक मनोरंजन नौकाएं खड़ी थीं। विला से पूर्ण आभूषणों के अतिरिक्त विला का आंतरिक भाग भी सुंदर ढंग से व्यवस्थित किया गया था। ये स्पष्ट था कि विला का मालिक न केवल धनी था, बल्कि उसकी पसंद भी लाजवाब थी। श्री सूर्य, चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं, ठीक है? आज रात मुझे अन्य काम निपटाने हैं। अनुप्रीता का चेहरा उसकी विनम्रता के बावजूद नर्म नहीं हुआ, इसके बजाय उसके ठंडे चेहरे पर घृणा का भाव प्रकट हुआ। सन तियानयांग यंजिंग के सन परिवार के वंशज हैं, जिनके परिवार ने दशकों तक यंजिंग में महत्वपूर्ण उपस्थिति बनाए रखी थी। प्रचुर धन और प्रभाव से संपन्न ये परिवार पूरे यंजिंग जिंगजिन सकल में शीर्ष 10 धनी परिवारों में से एक के रूप में जाना जाता है। विरासत, पृष्ठभूमि और शिक्षा के मामले में वह किसी भी तरह से अनुप्रीता से कमतर नहीं थे। वास्तव में उनके परिवार की शक्ति और भी अधिक गहन थी। आखिरकार सन परिवार यंजिंग के प्रसिद्ध 10 प्रमुख परिवारों में से एक था। वर्तमान में वह 3 प्रमुख पारिवारिक उद्यमों में निदेशक के रूप में कार्यरत थे और उनके पिता के राजनीतिक संबंध थे। सुन तियानयांग वास्तव में वह व्यक्ति था जिसे सभी वांछित लाभ प्राप्त थे। इस बार अनुप्रीता को आमंत्रित करने के पीछे असली उद्देश्य व्यापारिक सहयोग नहीं था, बल्कि उनके साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करना था। हर कोई जानता था कि अनुप्रीता झोंगहाई शहर की प्रसिद्ध बर्फीली सुंदरता है। उसने 1 या 2 बार से अधिक बार उसका पीछा किया था, लेकिन उसने हमेशा उसे नकार दिया था। अब जबकि अंततः व्यापारिक सहयोग की बात सामने आ ही गई है, तो सुन तियानयांग इस अवसर का लाभ कैसे न उठा सकते थे। यंजिंग पूरे हुआक्सिया का राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य केंद्र था, जहां के दायरे गहरे थे। झोंगहाई शहर की तुलना में कहीं अधिक अंधकार में, विशेषकर जहां पारिवारिक प्रभाव एक जटिल जाल में गुथे हुए थे। हे मिस अनुप्रीता, कोई जल्दी नहीं है। क्या हम पहले ये भोजन समाप्त कर लें? हम बाद में व्यावसायिक सहयोग पर चर्चा कर सकते हैं। सन तियानयांग ने भी एक सज्जन व्यक्ति का व्यक्तित्व धारण किया था, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से अहंकारी था। उसमें चालाकी और भ्रष्टता का भाव था, तथा वह अपनी गहरी और चालाक योजनाओं के साथ काले काम करने में सक्षम था। मुझे खेद है, श्रीमान सुन, चूंकि आपने मुझे यहाँ एक व्यापारिक मामले पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है, तो आइए पहले इस परियोजना को सुलझा लें। अन्यथा मैं भोजन का आनंद नहीं ले पाऊंगा। अनुप्रीता भी व्यापार में एक अनुभवी खिलाड़ी थी। उनकी हर हरकत और हाव भाव शिष्टाचार का प्रतीक थे। यद्यपि वह ऊपरी तौर पर विनम्र दिख रही थी, परंतु उसके शब्द स्पष्ट रूप से अस्वीकृति का संकेत थे। हे, व्यापार तो व्यापार है, लेकिन बहुत अधिक औपचारिक होना भी अच्छा नहीं है। मिस अनुप्रीता, पहले आप मेरे साथ एक ड्रिंक पर आए तो कैसा रहेगा? अध्याय 80, महिलाओं की गरिमा। श्री सुनो, खाने और पेपर इतनी जल्दी क्यों? एक बार जब हम अपने व्यापारिक सहयोग की पुष्टि कर लेंगे, तो हम उत्सव भोज पर चर्चा कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? अनुभवी व्यवसाय अनुप्रीता के लिए व्यापार के क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान पर वह व्यापार और सहयोग के बारे में बात करने के लिए मौजूद थी। मुख्य ध्यान सदैव सहयोग और विकास पर रहा। जहां तक खाने पीने की बात है, तो इन छोटी छोटी बातों पर भी सतर्क निगाह रखने की आवश्यकता होती है। आखिरकार आजकल धोखेबाज लोग बहुत आम हो गए हैं, खासकर व्यापारिक दुनिया में। बाजार एक युद्ध क्षेत्र की तरह है, एक गलती और आप सब कुछ खो देते हैं।
हमेशा शांत दिमाग रखना आवश्यक था। अन्यथा एक बहुराष्ट्रीय निगम की सीईओ के रूप में वह बिना किसी समर्थन के संघर्षरत त्यानियों को केवल 1 वर्ष में कैसे बदल सकती थी। इसके अलावा स्वयं को जानना और शत्रु को जानना हर लड़ाई में विजय सुनिश्चित करता है। बैठक से पहले अनुप्रीता ने पहले ही सुन त्यानयान के चरित्र और आचरण की जांच कर ली थी। सच कहूं तो वह उस प्रकार का था जिससे उसे घृणा होती थी। यदि यह सहयोग परियोजना न होती जो कंपनी की भविष्य की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो अनुप्रीता शायद यहां आने की भी जहमत नहीं उठाते। लेकिन एक व्यवसाय के रूप में सब कुछ लाभ पर आधारित होना चाहिए। लगता है मिस अनुप्रीता मुझे ये छोटा सा उपकार भी नहीं देंगी, है ना? आखिरकार यंजिंग में मेरी कुछ प्रतिष्ठा है। अगर यह बात फैल गई कि त्यानियों समूह की मिस अनुप्रीता मेरे साथ एक ड्रिंक भी साझा नहीं करेगी, तो यह मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ होगा। जरा सोचो, अगर मैं सुन त्यानयांग अपमानित हो जाऊं, तो क्या हमारा व्यापारिक सहयोग जारी रह सकता है? सुन त्यानयांग की घनी भौहें और बड़ी आंखें थीं। वह दिखने में सुंदर था, लेकिन उसके व्यवहार से एक गहरी आभा निकलती थी। लगता है यह आदमी मुझसे उसके साथ शराब पीने पर जोर दे रहा है। यदि मैं इसका अनुपालन नहीं करता तो ये परियोजना असफल हो सकती है। बिजली गिरने के क्षण में अनुप्रीता के चतुर मस्तिष्क ने उसे नियंत्रित करने के लिए 100 से अधिक योजनाएं बना ली। लेकिन सुन त्यानयांग कोई नौसिखिया नहीं था और एक बनावटी हंसी के साथ उसने जल्दी से कहा, मिस अनुप्रीता, मुझमें थोड़ी कमजोरी है, मैं दिखावे की चाहत रखता हूँ। मैं कई वर्षों से यंजिंग मंडल में हूँ। मैंने किस तरह के लोग नहीं देखे हैं। मैंने किन लोगों से व्यवहार नहीं किया है। दरअसल मुझे व्यापार के बारे में ज्यादा परवाह नहीं है। मैं ये काम सिर्फ दूसरों के सम्मान के लिए करता हूँ। अगर आज मिस अनुप्रीता मेरे साथ ड्रिंक करने को भी तैयार नहीं है, तो मेरे पास यंजिंग हलकों में घुलने मिलने लायक कोई चेहरा नहीं बचेगा। जब वह बोल रहे थे तो सुन त्यानयांग अचानक उठ खड़े हुए। उनका आचरण एक सभ्य सज्जन का था। उनकी हर गतिविधि में शाही शान की गंध थी। उनका गोरा और सुंदर चेहरा, जो महिलाओं को पागल कर सकता था, एक हल्की मुस्कान लिए हुए था जो काफी सम्मानजनक लग रहा था। उन्होंने कहा, रेड वाइन की यह बोतल विशेष रूप से फ्रांस के पोमेलो के बोर्डो से मंगवाई गई लेपिन है, जिसे ऊंची कीमत पर खरीदा गया है। हर साल केवल 7000 बोतलें ही उत्पादित होती हैं। यद्यपि यह शीर्ष श्रेणी की रेड वाइन नहीं है, फिर भी इसका अपना आकर्षण है। आज मैंने मिस अनुप्रीता को 2 उद्देश्यों से यहाँ आमंत्रित किया है। पहला, झोगहाई शहर की नंबर 1 व्यवसाय महिला के साथ रेड वाइन की इस बोतल को साझा करना और हमारे सहयोग पर गहराई से चर्चा करना। दूसरा, मिस अनुप्रीता के वर्षों से अकेले ही व्यापार जगत में आगे बढ़ने के अनुभव पर चर्चा करना, ताकि मैं व्यापार जगत में एक नवागंतुक के रूप में कुछ सीख सकूं। चाहे उनका भाषण कितना भी अलंकृत क्यों न रहा हो, अनुप्रीता उदासीन ही रहे। खाने की मेज पर इतनी तुच्छ बातचीत से यह स्पष्ट था कि उसके इरादे इससे कहीं अधिक गंभीर थे। यदि कंपनी की भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में न रखा जाता, तो अनुप्रीता अपने स्वभाव के कारण बहुत पहले ही उठ खड़ी होती, माफी मांगती और चली जाती। लेकिन अब जबकि दूसरा पक्ष इतना जिद्दी हो गया था, अनुप्रीता अंततः एक ड्रिंक साझा करने के लिए सहमत हो गया, लेकिन बाद में उसने सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया। चूंकि श्री सूर्य ने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है, मैं आपका उत्साह कम नहीं करना चाहता। हालांकि मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा शराब नहीं पीता हूं और केवल थोड़ा सा घूंट ही पी पाता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। अनुप्रीता की आंखों की ठंडक आखिरकार कम हो गई। अच्छा, मुझे मिस अनुप्रीता की स्पष्टवादिता पसंद है। बहुत ताजा। लो, मैं अपना सम्मान दिखाने के लिए पहले पी लूंगा। सन त्यानयांग ने अपना वाइन ग्लास उठाया और एक ही बार में उसे खाली कर दिया। अनुप्रीता ने एक क्षण तक देखा और फिर एक छोटा सा घूंट भी पिया। अनुप्रीता ने रेड वाइन का घूंट लिया। श्री सुन, शराब पी ली गई है, शब्दों का आदान प्रदान हो गया है, इसलिए मुझे लगता है कि अब हम मुख्य विषय पर आ सकते हैं। अनुप्रीता की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसकी निगाहें सुन त्यानयांग की ओर स्पष्ट रूप से आलोचनात्मक और सतर्क थीं। हे मिस अनुप्रीता, इतनी जल्दी क्यों? व्यापारिक बातचीत के लिए हमेशा समय होता है, तो क्यों न पहले बर्तनों से बात शुरू की जाए। मिस अनुप्रीता के लिए मेज को बहुत ही सावधानी से सजाया गया है, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी व्यंजनों का चयन भी शामिल है। मुझे खेद है, चूंकि यंग मास्टर सन ने आज व्यापार पर चर्चा करने की योजना नहीं बनाई है, इसलिए आइए बात करने के लिए कोई और समय निकालें।
देर हो रही है, इसलिए अब मैं विदा लेता हूँ। अनुप्रीता जल्दी से खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही वह खड़ी हुई, काले कपड़े पहने दो हटे कट्टे अंगरक्षकों ने अनुप्रीता का रास्ता रोक दिया। एक क्षण में अनुप्रीता क्रोधित हो गया और चारों ओर घूमकर पूछने लगा, इसका क्या अर्थ है, युवा मास्टर सन? अब तक अनुप्रीता को महसूस हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। अचानक उसके मन में भय का भाव जाग उठा। उसे एहसास हुआ कि आज रात वह बड़ी मुसीबत में है। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि यानजिन का एक प्रमुख व्यक्ति सन तियानयांग झोंगहाई शहर में इतनी कम बुद्धि वाली रणनीति अपनाएगा। अनुप्रीता को और भी अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि यह झोंगहाई शहर था। चाहे आप कितने भी अहंकारी क्यों न हो, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कहाँ हैं। हे, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं बस मिस अनुप्रीता को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे मेरे साथ रहें और यह शानदार शाम बिताएं। सुन तियानयांग की लोमड़ी की पूंछ अब पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। उसकी भयावह मुस्कान स्पष्ट थी जब वह अपना वाइन ग्लास हिला रहा था, जिसके अंदर भयानक रक्त लाल वाइन थी। उसका पहले से ही पीला चेहरा अब और भी भयावह लग रहा था। ये झोंगहाई शहर है। क्या आप आज जो कर रहे हैं उसके परिणामों से डरते नहीं हैं? अनुप्रीता का साहस किसी साधारण व्यवसाय से कम नहीं था। उसकी गहरी सुंदर आंखें गुस्से से सुन तियानयांग को घूर रही थीं। उसकी उपस्थिति उससे कम नहीं थी। झोंगहाई, हे, मुझे मिस अनुप्रीता को समझाने दीजिए। हम झोंगहाई के तटीय क्षेत्र में स्थित हैं। हमारे पीछे विशाल समुद्र है तथा सैकड़ों मील तक मानव निवास का कोई चिन्ह नहीं है। मिस अनुप्रीता, आपको ये बात यहाँ आते ही समझ आ जानी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता कि मुझे और अधिक स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है ना? अगर मैं जाना चाहूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। अचानक अनुप्रीता का व्यवहार ठंडा हो गया और उसकी बादाम के आकार की आंखें मजबूत आत्मविश्वास से भर गईं। यद्यपि वह एक असुविधाजनक स्थिति में थी, तथापि बचपन से ही विदेश में काम करने का अनुभव रखने वाली एक उच्च पदस्थ व्यक्ति होने के नाते वह अपने साथियों की तुलना में अतुलनीय थी। हालांकि कुछ ही क्षणों में अनुप्रीता को महसूस हुआ कि उसका सिर चक्कर खा रहा है और यह अनुभूति हर सेकंड में तीव्र होती जा रही थी। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई, यहां तक कि खड़े होने की भी इच्छा होने लगी। तुम दोनों बाहर निकल जाओ। मैं मिस अनुप्रीता के साथ इस खूबसूरत रात का आनंद लेना चाहता हूं। निर्देश मिलते ही दोनों निजी अंगरक्षक बिना कुछ कहे तुरंत वहां से चले गए। क्या आपने मेरे लिए क्या किया है? अनुप्रीता की आंखें धुंधली हो गई थीं, उसके गल लाल हो गए थे और वह अपने पूरे शरीर में कोई ताकत नहीं जुटा पा रही थी। हे, आप जैसी बुद्धिमान महिला के लिए मिस अनुप्रीता, आपको मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि मैंने क्या किया है ना? उस समय सुन तियानयांग का चेहरा भयानक था। उसकी आंखें रक्तवर्ण शिराओं से भरी हुई एक ऐसे शैतान की तरह लग रही थी जिसने सारी मानवता खो दी थी। उसके चेहरे का पीलापन अत्यधिक वासना के कारण था, जिससे वह कागज की तरह सफेद हो गया था। आप क्या करना चाहते हैं? खतरे में होने के बावजूद अनुप्रीता ने अभी भी आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और खुद को जागृत रखने का प्रयास करती रही। तोड़ो! कांच टूटने की आवाज गूंज उठी जब अनुप्रीता ने अपने भारी शरीर को खींचते हुए अपने होंठ काटे और अपनी पूरी ताकत से उसने मेज पर साफ पानी का एक कप पटक दिया। पानी के साथ अपनी धुंधली चेतना को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुन तियानयांग ने पहले ही अपना भयानक मुखौटा उतार फेंका था और ठंडी हंसी हंस रहा था। अनुप्रीता, अनुप्रीता, अंततः तुम मेरे हाथों में आ ही गए। 1 वर्ष से अधिक समय से मैंने आपको आमंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन आपने मुझे बार बार अस्वीकार कर दिया है, जिससे मेरा कोई सम्मान नहीं बचा है। आज अंततः तुम मुझे पकड़ ही लिए। तुम्हें इतना ऊंचा और शक्तिशाली होने की क्या जरूरत है? तुम वेश्या, क्या तुम्हारी टांगों के बीच की वह चीज पुरुषों के लिए नहीं बनी है? हाँ, आज तुम मेरे हाथों में आ गई। मैं खुद देखने जा रहा हूँ कि खाने की मेज पर झोंगहाई के व्यापारिक परिदृश्य की तथाकथित नंबर 1 ठंडी सुंदरता के साथ खेलना कैसा लगता है। उस समय तक सन तियानयांग ने पहले ही सारी मानवीय समझ खो दी थी। अपने परिवार के सख्त नियंत्रण में रहने से उसकी मानसिकता चरम सीमा तक विकृत हो गई थी। उसने अनुप्रीता को खाने की मेज पर देखने की कल्पना की थी और अब उसकी इच्छा अंततः पूरी हो गई थी। और करीब मत आओ, तुम और करीब मत आओ। अनुप्रीता को जागते रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसकी दृढ़ भावना उसे लगातार पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी। हाँ,
अनुप्रीता, ओह अनुप्रीता, तुम अभी बिल्कुल कुत्ते जैसे लग रहे हो, क्या तुम्हें खुद को बेकार नहीं लगता? क्या आप खुद को इतना असहाय महसूस नहीं करते? क्या तुम्हें मुझसे इतनी नफरत नहीं है कि तुम्हारे दांत खुजलाने लगे हैं? सुन त्यानयांग की मानसिकता बेहद विकृत और विकृत थी, उसका चेहरा विशेष रूप से भयावह लग रहा था जब उसने कहा, मैं तुम्हें असहाय देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा मेरे प्रति घृणित रवैया देखना चाहता हूँ। यही बात मेरे लिए इसे रोमांचक बनाती है, यही बात इसे आरामदायक बनाती है। सुन त्यानयांग, यदि तुमने मेरी ओर एक कदम भी बढ़ाने की हिम्मत की तो मैं, अनुप्रीता, मृत्यु के बाद भी तुम्हें अपने साथ नरक में खींच लूंगी। ये शब्द बोलते समय अनुप्रीता दृढ़ निश्चय के साथ अपने दांत पीस रही थी। हम देखेंगे कि क्या आपके पास वह सब है जो इसके लिए आवश्यक है। ऐसा कहने के बाद सन त्यानयांग का पशुवत स्वभाव भड़क उठा और वह अनुप्रीता के नाजुक शरीर की ओर झपटा, लेकिन अनुप्रीता कोई आसान शिकार नहीं थी। जल्दी से उसने मेज से कांच का एक टुकड़ा उठाया, अपनी खून बहती हथेली की पीड़ा को सहन करते हुए, और सन त्यानयांग की गर्दन पर भयंकर वार किया। फुर्ती! एक क्षण में खून की फुहार फूट पड़ी। आह! तुम कमबख्त वेश्या! अपनी गर्दन में तेज दर्द महसूस करते हुए सुन त्यानयांग की क्रूरता फूट पड़ी और उसने अपनी हथेली अनुप्रीता के सुंदर चेहरे पर जोर से पटक दी। एक कर्कश ध्वनि थी। अनुप्रीता के बाल बिखर गए, उसके होठों से खून टपक रहा था। उसके चेहरे पर हथेली का निशान स्पष्ट रूप से अंकित था। उस थप्पड़ ने अनुप्रीता को गिरा दिया, उसके शरीर की बची हुई ताकत भी छीन ली। सुन त्यानयांग एक क्रूर जानवर की तरह अनुप्रीता पर टूट पड़ा। उसने अनुप्रीता के शरीर से कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया। हिस! अनुप्रीता के हताश संघर्ष के तहत उसने जो शास्त्रीय लंबी पोशाक पहनी थी, उसे सन त्यानयांग ने फाड़ दिया, जिससे एक बड़ा सा हिस्सा फट गया। लेकिन अनुप्रीता की आंखों में एक घातक सन्नाटा छाया हुआ था। अवज्ञा की एक मजबूत शक्ति ने उसे अपने शरीर की आखिरी ताकत जुटाने में सक्षम बनाया और उसने सुन त्यानयांग को दूर धकेल दिया। फिर उसने पूरी ताकत से खाने की मेज पर चढ़ने की कोशिश की, यहाँ तक कि मृत्यु में भी वह, अनुप्रीता, गर्व के साथ मरेगी। ये थी एक महिला की गरिमा। जैसे ही उसने मेज पर रखे चाकू और कांटे को पकड़ लिया और अपनी जान लेने के लिए तैयार हो गई, एक पत्थर अचानक, नंगी आंखों से न देखी जा सकने वाली गति से अनुप्रीता की कलाई की ओर उड़कर आया। क्लैंग! चाकू और कांटा उसकी पकड़ से छूट गए। अनुप्रीता को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कमरे की खिड़की पर एक आदमी खड़ा था जिसने काले रंग के तंग कपड़े पहने हुए थे और उसके चेहरे पर कांसे का मुखौटा लगा हुआ था। सुन त्यानयांग ने अचानक अपना सिर घुमाकर देखा और तुरंत दंग रह गया। यह एक विला की चौथी मंजिल की ऊंचाई थी। आखिर यह आदमी अंदर कैसे आ गया?